अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा श्री के.आर. भारती जी को। रत्ना शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आए और श्री भारती जी को जो है इनका सम्मान करें। श्री रत्ना जी जो कि सुरेश जी की धर्मपत्नी है। सुरेश डॉक्टर सुरेश पर बुलाना चाहूंगा श्री सुदर्शन वशिष्ठ जी को, जो कि एक कवि और लेखक हैं और हिमाचल प्रदेश में 100 से अधिक पुस्तकों का संपादन कर चुके हैं और 70 से अधिक जो पुस्तकें हैं उनका लेखन कर चुके हैं। तो श्री सुदर्शन वशिष्ठ जी आए और कृपया इनका शॉल और टोपी पहनाकर जो स्वागत किया जाए। मैं चाहूंगा कि प्रतिमा डोगरा जी मंच पर आएं और इनका स्वागत करें। श्री जगदीश शर्मा जी मंच पर आए। श्री जगदीश शर्मा जी भाषा अकादमी में सचिव के पद पर हो, भाषा एवं संस्कृति विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर कार्यभार संभाल चुके हैं। तो मंच पर आए और इनका स्वागत करें। डॉक्टर जगदीश शर्मा जी वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं हिमाचल अकादमी को। अच्छा उमर का तो पता ही का काम है पहले। कुछ देकर वो स्वागत कर रही हैं। अब जो है पुस्तकों का जो विमोचन समारोह है वो शुरू करने की जो अनुमति है वो मैं चीफ गेस्ट से चाहता हूं और वो जो है पुस्तकों का विमोचन करें। अब मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर सुरेश शर्मा जी से कि वो मंच पर आएं और अपनी पुस्तक के बारे में जो है 2 शब्द आपसे कहें। डॉक्टर सुरेश शर्मा जी। आप सभी को नमस्कार। और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आप इस पुस्तक विमोचन पर यहाँ सभागार में उपस्थित हुए। धन्यवाद आप सभी का। और मैं और भाग्यशाली हूँ कि जो यहाँ पे हमारे विशेष अतिथि बैठे हैं इनसे मेरा बहुत पुराना परिचय रहा है। श्री जगदीश शर्मा जी हैं, ये मेरे बहुत पुराने परिचित हैं क्योंकि हम कैथों में रहते थे, ये भी कैथों में थे। और जो कला से संबंधित जो भी मेरे वो थे क्रियाकलाप थे उनमें इन्होंने मुझे भरपूर सहयोग दिया। और तब तो ये तो बहुत पुरानी बात है, जब मैं शायद 25-26 साल का रहा हूँगा, तब की बात है। तब से इनका सहयोग रहा। और के.आर. भारती जी जो हैं इनसे भी मेरा लगभग 1982 से इनसे मेरा परिचय है। फिर ये अपने कार्यवश जो है इधर उधर शिमला के बाहर भी रहे, तो फिर दोबारा से इनके साथ परिचय हुआ और इनसे भी मुझे बहुत सहयोग और ज्ञान प्राप्त हुआ। विभिन्न विषयों पे इनके साथ चर्चाएं होती थी। और सुदर्शन वशिष्ठ जी जो हैं इनसे भी बहुत पुराना परिचय है
जो भी मेरी यहाँ पे गतिविधियाँ हुआ करती थी पेंटिंग को लेके, फोटोग्राफी को लेके, तो इन्होंने मतलब विभाग की तरफ से मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया है और इनका भी मैं बहुत धन्यवादी हूँ। तो ये तो बहुत ही विशिष्ट लेखक हैं, इनकी बहुत सारी पुस्तकें छप चुकी है, तो इनसे तो मतलब हम प्रेरणा लेते हैं। जो मेरी पहली 2 पुस्तकें छपी थी एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, जिसमें कि पौराणिक और जो वैदिक वाङ्मय है उसका भरपूर उपयोग किया गया है, तो उस समय मुझे याद है जब मैं ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे था रिसर्च की, तो इनसे वशिष्ठ जी से और डॉक्टर ओम प्रकाश सारस्वत से, उनसे मैं काफ़ी मंत्रणा होती रही। और इनका मुझे एक वाक़या अभी भी याद है, जब मैंने इनसे वो 2 पुस्तकों के बारे में प्राइमरी जो रिसर्च थी उसके सिनॉप्सिस जो थे वो इनसे शेयर किए थे, तो इन्होंने मुझे ये कहा था कि जिस दिन आपकी ये किताबें पब्लिश हो जाएंगी, लोग पढ़ेंगे, उस दिन जो है भारत का जो इतिहास है वो बदल जाएगा। इससे बड़ा मतलब मेरे लिए कोई महावाक्य नहीं हो सकता, मतलब आशीर्वाद स्वरूप। और जो हमारे पूजनीय श्रीयुक्त श्रीनिवास जोशी जी हैं, इनसे भी मेरा बहुत पुराना परिचय है। 1982 में मेरी एक यहाँ पे एग्जीबिशन लगी थी फोटोग्राफी की शिमला में। जो फोटोग्राफिक एग्जीबिशन की अगर बात करें तो हिमाचल की सबसे पहली फोटोग्राफिक एग्जीबिशन जो थी वो मेरी इन्होंने करवाई थी। शुरू में तो ये लगा कि भी पेंटिंग की तो एग्जीबिशन होती हैं, क्या फोटोग्राफी की एग्जीबिशन भी सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी, तो लेकिन इन्होंने मेरा इतना उत्साह बढ़ाया और कि वो बहुत सक्सेसफुल रही। ये तो रही जो पुरानी किताबें मैंने 2 लिखी थी, बैटलिंग गॉड्स, 4 एराज ऑफ द बैटलिंग गॉड्स, जिसमें कि पुराने जो हमारा जो पौराणिक साहित्य है उसके बारे में पूरी विवेचना की गई है। और दूसरी जो किताब है उसके साथ एसोसिएटेड है, वो है एस्ट्रोनॉमिकल माइलस्टोन्स ऑफ द 4 एराज। उसके बीच में सारी गणनाएं की गई हैं कि महाभारत का वही और रामायण का वही, रामायण का जो पूरे के पूरे जो वार डेज हैं, जितने दिन युद्ध चला, एक एक दिन का पंचांग, एक एक दिन की कैलकुलेशन उसमें की गई है। तो कुछ लोग उस किताब से बहुत परिचित भी हैं और अमेज़न पे भी काफ़ी उसकी बिक्री हुई है। और यहाँ तक वो हुआ है उसमें तो कि जो मेरी किताब थी उसकी डुप्लीकेट भी आ गई मार्केट में, और वो जो मेरी किताब है वो 750 रुपीज़ की थी और वो लोगों ने 2600 रुपये की भी खरीदी है। और हाँ, ये 2 पुस्तकें हैं, है ना, ये अमेज़न पे भी उपलब्ध हैं और जो नीचे किताब घर है यहाँ पे भी उपलब्ध रही। जो अब जो बुक है वो आपने देखा है, इसका बुक प्रिंट देखा है। तो जिन दिनों में ये पौराणिक वाङ्मय के ऊपर और वेदों के ऊपर स्टडी कर रहा था, मैंने ये 18 पुराण और 18 जो मतलब उपपुराण है सबकी बड़ी गहन स्टडी की है, वेदों की भी स्टडी की है, और वो की है हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब फिलोसफिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसके बीच में जब मैं ये कर रहा था तो तब मुझे एक चीज़ पता लगी, मत्स्य पुराण पढ़ रहा था, तो उसमें 3-4 चैप्टर्स हैं जो रावी नदी के बारे में है, रावी घाटी के बारे में। तो रावी के बारे में ये सुन के हैरानी होगी कि पुराणों में उसका बहुत कम उल्लेख है, रावी का बहुत कम उल्लेख है, मगर उस मत्स्य पुराण में इसका भरपूर उल्लेख है। उसमें क्या था कि मध्य प्रदेश जो था, ये पठानकोट का एरिया और जो पंजाब का एरिया है, रावी और चिनाब के बीच का जो एरिया है वो छोटा सा मध्य प्रदेश हुआ करता था, जहाँ पे उस समय पे वहाँ पे जो ये भरत के मामा मतलब केकई का वो ननिहाल था, तो वो वहाँ की थी। तो वहाँ पे पुरूरवा एक राजा हुए, सबने नाम सुना होगा, बहुत फेमस है पुरूरवा और उर्वशी की कहानी तो बहुत मतलब प्रासंगिक है, इसके ऊपर बहुत से महाकवियों ने भी बहुत कुछ लिखा है इसके ऊपर। तो मत्स्य पुराण में रावी नदी के बारे में जो उल्लेख आया उससे बहुत सारी चीज़ों का पता चला। तो मुझे लगा, और ये है कि मैंने, क्योंकि मेरी वाइफ चंबा से है, तो मेरी मैरिज हो गई थी 1986 में, तो उसके बाद हर साल जब भी ये विंटर वेकेशन पे जाते थे तो मेरा शौक पैदल घूमने का था। तो मैंने ये कहो आपकी पूरा जो रावी नदी का जो दायां किनारा है, अभी तो बाएं किनारे से जाते हैं जो बस से जाते हैं, लेकिन दायां जो किनारा है वो प्रोजेक्ट की वजह से वो जो पुराने रास्ते हैं वो लुप्त हो गए हैं, लेकिन वो तकरीबन सारा रास्ता मैंने पैदल देखा है उस रास्ते को। तो जो मत्स्य पुराण में जो संकेत दिए गए हैं, जियोग्राफिकल संकेत दिए गए हैं,
तो उससे मुझे लगा कि इसके बारे में मुझे ये लोगों को बताना चाहिए, स्पेशली चंबा के लोग हैं, हिमाचल के लोग हैं, कि यहाँ की जो वास्तविक जो इतिहास है वो कितना पुराना हो सकता है। तो पुरूरवा ने जो है वो पुरूरवा जो है चंद्रवंश के संस्थापक थे, उसको पहला वो माना जाता है राजा चंद्रवंशी। तो वो राजा थे, कुरूप थे, देखने को अच्छे नहीं थे, तो लोग भी उनको पसंद नहीं करते थे। तो उनको किसी ने बताया कि आप जो है रावी नदी के पास ऊपर जाइए, तो एक विशाल एक पर्वत है, हिमवान पर्वत है, और वहाँ की आप यात्रा करें, वहाँ झील है एक, तो उसमें आप स्नान करें और वहाँ पे विष्णु की पूजा करें। उस समय पे वैष्णव पूजा का ज़्यादा प्रचलन होता था, तो उन्होंने वहाँ पे पूजा की, और जो भी मतलब उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो वो उसका बारे में मत्स्य पुराण में दिया है। मत्स्य पुराण के अंदर वो किन लोगों से मिलता है, उसमें किन्नर है, यक्ष है, गंधर्व हैं, अप्सराएं हैं, सब ये वहाँ पे ये लोगों की बसावट थी। तो जियोग्राफिकली अगर आप देखा जाए तो उसमें चंबा का जो शहर है चंबा का, ये बिल्कुल प्रेसिपिटस स्लोप पे बसा हुआ है, बिल्कुल खड़ी दीवार है ऐसे। तो उसके बारे में भी उसमें संकेत दिया है, तो वो बिल्कुल वो तय हो जाता है कि ये इसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है। पुरूरवा ने पूरा 1 साल लगाया इस यात्रा में। वो प्लेन से अपने मध्य देश से वो जब ये चले हैं, मतलब मार्च अप्रैल के महीने में, उसके बाद फिर उन्होंने वहाँ यात्रा की। मनी महेश में तो इतना ठहरने का नहीं होता, तो वहाँ पे उन्होंने दर्शन किए, पूजा किए, और वो दोबारा से वापस आ गए चंबा। तो वहाँ पे आश्रम में रहे, अत्रि के आश्रम में रहे हैं। जब उनका आशीर्वाद उनको मिल गया अत्रि ऋषि से भी और भगवान से भी, तो उन्होंने फिर अपनी यात्रा संपन्न की। तो और चीज़ें ये पता चलती हैं कि देखिए कि जो मनी महेश जो पर्वत है, ये पुराणों से पता चलता है कि ये हिमवान पर्वत का एक कहना चाहिए कि मुख्य जो पर्वत है वो यही है, जो सेंटर है, जो हिमवान है, मतलब हिमवान का सेंटर है ये। तो उस समय पे देखिए कि बहुत सारी चीज़ें ये है कि जैसे आप में से कोई गया है इधर मनी महेश की यात्रा पे? आप तो गए हैं, ये तो वहाँ पे एसडीएम भी रहे हैं और इन्होंने यात्रा भी वहाँ पे कराई है। तो वहाँ पे एक जगह आती है जिसको शिव घाट बोलते हैं। उसमें अगर कान लगाओ तो वो उसमें घरघराहट की आवाज़ सुनाई देती, जैसे कोई अंडरग्राउंड वाटर करंट चल रहा हो। और हैरानी की बात है, ये बात उस मत्स्य पुराण में उसमें लिखी हुई है ना, उसका पूरा जो विवरण है कि कहाँ पे आपको क्रॉस करना है, कहाँ पे बहुत ज़्यादा घने पेड़ है, कहाँ पे क्या है। और मनी महेश की जो झील है उसकी पैमाइश भी दी हुई है ना, तो वो लगभग उतनी अब थोड़ी छोटी हो गई है। और एक और बात रोचक है, वो ये है कि जो मनी महेश की जो झील है उसके चारों तरफ पत्थरों की एक छोटी दीवार, मुंडेर नुमा एक दीवार बनाई गई है। वो हैरानी की बात है कि वो 2200 BC में भी थी, पुरूरवा 2220 में थे, और वो आज भी जूं की तू है, उसको लोग मेंटेन किए हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जो बहुत ही रोचक तथ्य हैं। और उसके बारे में ये भी पता चलता है कि जो रावी नदी है, इस रावी नदी पे इंद्र जो था वो उसका बहुत आना जाना होता था। उसके कारण ये थे कि आपने दाशराज युद्ध के बारे में सुना होगा। दाशराज युद्ध मतलब कि बैटल ऑफ 10 किंग्स। तो वो जो किंग्स थे उनमें जो वो हुई है युद्ध हुए हैं, वो इसी पंजाब के एरिया में ही हुए हैं। वो इनिशियल जो वार हुए हैं, उसके बाद गंजेटिक प्लेन में ये जो है वो शिफ्ट हो गया वार और बढ़ता रहा। तो जो इंद्र है वो उन राजाओं को हराने के लिए रावी नदी का ही उपयोग करता था। मतलब मनी महेश क्यों बोलते हैं हम मनी महेश? मनी महेश को लोग ये सोचते हैं कि उसके पीछे एक से सुबह के टाइम सूरज निकलता है और उसकी किरणें फैलती हैं और उसको बोलते हैं ये मनी की तरह दिख रहा है। लेकिन मत्स्य पुराण से ये पता चलता है कि वो तो आज की विवेचना है कि जो आज लोग देख रहे हैं। लेकिन पौराणिक टाइम में क्या था कि वो जो घाटी थी वो एक्चुअल में मनियों से, जो 32 प्रेशियस स्टोन्स है जो शास्त्रों पे लिखा गया है, वैसे 64 भी हैं, कई 84 भी करते हैं, तो जो 32 है वो मेन मनियाँ हैं। वो 32 की 32 मेन मनियाँ जो थी वो मनी महेश के इर्द गिर्द इलाके में वो पाई जाती हैं। अभी भी मुझे किसी ने बताया कि जो कश्मीर का इलाका, जम्मू वगैरह का इलाका, इसमें भी कुछ बड़े प्रेशियस स्टोन्स पाए जाते हैं अभी भी। तो इंद्र जो था, एक तो वो धन प्राप्त के लिए, मतलब जो मनियाँ हैं उनको प्राप्त करने के लिए वहाँ जाता था। पता नहीं किस समय पे इसका नाम मनी महेश पड़ गया, लेकिन लोगों ने, क्योंकि अब मनियाँ दिखती नहीं है, इसलिए उसकी इंटरप्रिटेशन
वो उन्होंने ये कर दी कि सूरज निकलता है, वो सूरज निकलता है उसकी जो स्कैटरिंग होती है वो तो आप किसी भी पर्वत के पीछे से देख सकते हैं। दूसरी चीज़ है, इंद्र यहाँ पे आता था अप्सराओं के लिए, यहाँ पे अप्सराएं मिलती थी। अप्सराएं का जो ओरिजिनल जगह थी वो थी अफगानिस्तान की साइड, फिर वहाँ से दासराज युद्ध हुआ, उसके बीच में खदेड़ा है, और जो है ये राम के वंशजों ने भी उनको हराया, तो वो इस रावी घाटी की तरफ चले गए। और उसके बाद जो उनका एक्सपेंशन हुआ वो उत्तराखंड वाली साइड में, इधर सारे मतलब हिमालय में वो फैल गए, फिर सब जगह चले गए। लेकिन उनका जो ओरिजिन है गंधर्व और अप्सराओं का, वो अफगानिस्तान की साइड का है। तो युद्ध के कारण भी वो मतलब अपना पॉलिटिकल एक सोशो पॉलिटिकल एक वर्चस्व रखने के लिए इंद्र यहाँ से आया जा करता था। सबसे मेन चीज़ थी, जो अद्भुत चीज़ है, जो पता लगा कि वो एरावत हाथी जो है, एरावत हाथी एक सिंगल नहीं है, एरावत हाथी जो है वो एक वंश है, हाथियों के एक वंश में एक क्लास है। तो एरावत हाथी जो है वो जो आजकल पठानकोट के पास चक्की दिखता है और इंदौरा वगैरह, उसको इंद्रशीर उस समय पे बोला जाता था। इस इलाके में, इस पहाड़ी क्षेत्र में और रावी के उसमें जो है ये एरावत हाथी बहुत पाया जाता था। सबसे अच्छी मतलब जो कहना चाहिए कि जेनेटिकली मतलब इम्प्रूव्ड इसकी हाथी की वो थी। और इसका पता लगा कि ये पता लगा वाल्मीकि के रामायण से। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जब दशरथ की मृत्यु होगी और वो कुछ फौजी जो है उससे बुलाने के लिए वहाँ पे गए हैं इसको भरत को, तो उन्होंने ये नहीं बताया कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई है, उन्होंने बहुत सारी गिफ्ट देके उनको भेजा। तो उसमें लिखा है कि वहाँ का जो पैदाइशी जो हाथी है, जो वहीं पे वहाँ का मूल जो है एरावत हाथी, उन्होंने उनको गिफ्ट में दिया। चंबा का जो इतिहास है वो हम जानते हैं 920 AD से ही, जब साहिल वर्मन ने इसको अपनी राजधानी बनाया तो उसे चंपा से, उसकी लड़की का नाम चंपा था, तो चंबा उसके नाम से कहते हैं कि वो पड़ गया। लेकिन ये जो पुस्तक है ये आपको 920 AD से कितने साल पीछे लेके जा रही है, ये आपको लेके जा रही है 2200 BC में, और वो भी आंखों देखा है। जिन लोगों को ये लगता है कि ये पुराण जो है ये बेकार की चीज़ें हैं, इसमें कोई हिस्ट्री नहीं है, सिर्फ मतलब फिलॉसफी ऐसा नहीं है, ये तो आप बहुत लोग मानते हो, तो बहुत पुरानी बात होगी जब लोग इन पुराणों को और वेदों को क्रिटिसाइज करते थे या नहीं मानते थे। आज तो इनको जो हिस्टोरियन है वो भी इसको सीरियसली ले रहे हैं इन चीज़ों को। और मत्स्य पुराण में जो इस किताब में जो मैंने दिया मणिमेश के बारे में, वो आंखों देखी ही सारी वो है, जिसकी परख जो है आप कोई भी वहाँ पे जाए वो उसको कर सकता है। तो फिर मुझे ये लगा कि मुझे ये आप लोगों के साथ ये किताब जो है वो शेयर करनी चाहिए। और इस किताब को फिर ये था कि मैंने इंग्लिश में लिखी, फिर उसकी हिंदी में खुद ही मैंने ट्रांसलेशन किया, क्योंकि जो पहली किताबें हैं वो इंग्लिश में थी। तो बहुत लोगों का ये आया कि ये इसको आप हिंदी में उपलब्ध कराएं, तो अब देखते हैं मैं कब उसको कर पाता हूँ। लेकिन इसका मैंने पहले ही ये किया कि इसको इंग्लिश और हिंदी में दोनों में प्रिंट कराया है। तो ये अमेज़न पे भी उपलब्ध है और नीचे भी उपलब्ध है, आपको नीचे 10% रिबेट पे भी मिल जाएगा इसमें। तो ये है कि भी मेरा ये आग्रह रहेगा कि आप इस किताब को इन कारणों के लिए अवश्य पढ़ें, ताकि हमारा जो एंशंट जो हिस्ट्री और जो कल्चर है वो बच सके, और उसको हम सही परिदृश्य में और सही एस्पेक्ट से हम उसको समझ सकें। ठीक है जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर डॉक्टर सुरेश शर्मा जी ने जो है अपनी पुस्तक के ऊपर अपने विचार रखे। ये जो पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है, ये आने वाले युगों में जो है इसका आने वाली नई पीढ़ी को जो भरपूर लाभ मिल पाए, हम ऐसी आशा करते हैं। और एक गुजारिश आपसे एक और रहेगी कि जब भी आप इस पुस्तक को खरीदें तो कृपया जो है 2600 वाली ना खरीदें, और देख लें कि जो असली पुस्तक है आप उसे ही खरीदें। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पुस्तक की क्या अहमियत रही होगी, जो लोग इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाकर जो है बाजार में बेच रहे हैं। तो अब मैं गुजारिश करता हूँ श्रीमती भारती कुठियाला जी से कि वो मंच पर आएं और इस पुस्तक के बारे में जो है अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। आदरणीय मंच और डॉक्टर सुरेश शर्मा जी, मेरे सभी यहाँ उपस्थित साहित्य प्रेमी, कला प्रेमी जन, मुझे सुरेश जी ने ये किताब
तो 2-3 दिन पहले मुझे कहा था कि वंदना जी कि यहाँ रखिए, आप देख लें। तो एक प्रथम दृष्टि से मैंने पढ़ी। मैं चंबा मुझे जाने का जो सौभाग्य मिला, डलहौजी मैं बहुत सालों से सोचती थी कि मुझे चंबा जाना है, लेकिन मैं 2022 में गई। डलहौजी, चंबा और उसका म्यूज़ियम, उसका आसपास का जो इस पुस्तक में वर्णन है, मैं ज़्यादा भरमौर साइड तो नहीं जा पाई, वो जो मंदिर ऐतिहासिक है वो भी नहीं देख पाई। डलहौजी और चंबा का थोड़ा सा और पुराना एक वहाँ बिल्कुल बाज़ार में मंदिर है, वो मैं देख पाई। किताब के बारे में मैं क्या कहूँ, देखिए जब भी कोई किताब आती है तो एक नया किसी भी चीज़ को देखने का हमारा नज़रिया बनता है। बहुत सारी बातें जो मैं कहना चाहती थी, जो मुझे नहीं लग रही थी, वो सुरेश जी ने बता दी। अब वो मैं रिपीट करूँगी तो वो कोई औचित्य नहीं है। एक बात जो थी वो मणि वाली बात, उससे रिलेटेड एक कहानी मैंने सुनी है कि वहाँ पे नीलम की खान होती थी जिसको कि चोरी किया जाता था। वो वहाँ से एक कथा है, दंत कथा है। वो बौद्ध कोई वहाँ भिक्षु थे कि क्या थे, वो चंबा और वो बौद्ध का वो तिब्बत की साइड से चुरा के वो ले जाते थे। वो एक दंत कथा जरूर प्रसिद्ध है, उसके बारे में मैंने पहले सुना हुआ था, ज़्यादा डिटेल में मुझे उसकी भी जानकारी नहीं, लेकिन ये था कि वहाँ नीलम की खान थी। तो ये तो पक्का है। और जो चीज़ प्रासंगिक लगती है, आप सभी जानते हैं कि जितने भी आप किन्नौर और इस तरफ चंबा के जब हम कल्चर आभूषण देखते हैं तो उसमें वो सारी चीज़ें हैं, वो सारी तरह की मणियाँ, वो उसके नीलम, पन्ना, वो उनके पहरावे में है। तो वो चीज़ें प्रमाणिक है कि वहाँ ऐसा तब भी रहा होगा और अब भी है, क्योंकि उनकी जनजीवन में जो हमारे प्रत्यक्ष रूप से दिखता है कि उनके हर आभूषण में चांदी भी वहाँ बहुत भरपूर मात्रा में वहाँ पे है। इसीलिए जो चांदी के आभूषण हैं वहाँ सोने के नहीं, चांदी के आभूषण तरह तरह के हैं। आप म्यूजियम में जाएं, हरि सिंह म्यूजियम है जी, वो वहाँ पे भूरी सिंह म्यूजियम, वहाँ पे आप देखेंगे तो वो पुराने जो चंबा के आर्टिस्टिक कला है, चंबा का जितना भी अलग अलग तरह के उनके जो आभूषण, इवन जो उनके पुराने बर्तन, सुराही है और तरह की जितनी भी हैं, उसमें वहाँ का प्रमाणित हो जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो मत्स्य पुराण का इन्होंने रेफरेंस देकर जो बात की, और जो ये राजा जो वहाँ हुए, उन्होंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा पूरी 1 साल, वो जैसे इन्होंने बताया, वो पूरे उस क्षेत्र में रहे और जो जो उन्होंने अनुभव किया वो उन्होंने अप्सराओं का भी उन्हें हुआ। उन्होंने पूरा एक समय में वहाँ बैठ के उन्होंने एक तरह से आध्यात्मिकता के तहत अपना वो एक प्रभु के साथ जैसे उनकी स्तुति भी की, और उसका उन्हें उसका फायदा हुआ। और वो कथा के बारे में मैं अलग से नहीं बताऊंगी, वो चली गई थी। उनका ऐसा था कि उन्होंने कहा था कि 2-3 चीज़ें बोली थी कि अगर मेरे साथ रहोगे तो मुझे जो मेमना, मैं वो भी 2 मेमने हैं, वो साथ रहेंगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूँ, तब तक मैं रहूँगी। और एक था कि तुम कभी भी यहाँ पे मैं आपको निर्वस्त्र नहीं देख पाऊंगी। हुआ ये कि उसका ना ऐसे इंद्र ने, वो कहते कि यहाँ पे आ गए हैं और ये यहाँ रह रहे हैं तो क्या करें इनको, तो उन्होंने एक लीला रचाई और उन्होंने कहा कि किसी तरह से उसको गायब करने के लिए मेमने को ले गए। और एकदम जब उसकी आवाज़ आई, वो गुस्से में वो बोली कि ये क्या, अभी तुम मेरी रक्षा नहीं कर पाए मेरे मेमने की, अब ये गलत है। वो एकदम बाहर निकले और उसको छुड़ा के लाए। जब तक वो छुड़ा के लाए तो उसी अवस्था में तो वो जा चुकी थी पर वो साल में 1 बार उनको मिलने के लिए आती थी, ऐसा कुछ इसमें रेफरेंस दिया गया है। बहुत हम इस किताब के माध्यम से जो हमारी आंखें खुलती हैं, हम जो पुराण और हम जो पौराणिक कथाओं में हम बोलते हैं ये तो सिर्फ कल्पित कथाएं हैं, कल्पना की है सारी, वो चीज़ नहीं है। उसमें सत्य है, उस समय के सत्य को लिखा गया है। और आज की पीढ़ी जैसे हम भी, मैं भी मतलब अनभिज्ञ, हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं जानते हैं। युवाओं के लिए बहुत ही अच्छी किताब होगी और हमें एक अलग नज़रिए से हम अपने साहित्य, अपने पुराण, अपने वेद पुराण सभी को देखने के लिए एक नज़र हमें मिली है और हमें उस दृष्टि से देखना भी चाहिए। धन्यवाद।
श्रीमती बाकी कुठियाला जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से जो है यहाँ पर अपना वक्तव्य रखा। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा डॉक्टर मीनाक्षी पॉल जी को कि वो आए और पुस्तक के बारे में 2 शब्द कहें। डॉक्टर मीनाक्षी पॉल जी। नमस्कार आदरणीय मंच। डॉक्टर सुरेश से जो भी बातचीत रही है इस किताब के बारे में, उससे मुझे इतना तो समझ आता है कि उन्होंने बहुत ही मन से और अनथक प्रयत्न से, मेहनत से ये किताब लिखी है। जो भी उन्होंने हमें बताया इसके बारे में, मणिमहेश का नाम कैसे पड़ा, उसके साथ जो इतिहास जुड़ा हुआ है, पुरुरवा के बारे में, उस पूरी यात्रा के बारे में जो उन्होंने लिखा है और तथ्य सहित लिखा है। हम सब जो इस किताब को पढ़ रहे हैं और जो इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें एक स्कॉलरली पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे लिए इन्होंने बहुत ही डिटेल्ड फुटनोट्स दिए हैं और ऐसे रेफरेंसेस सुरेश जी ने दिए हैं जो कभी नहीं भी मिलते। क्योंकि जब हम पुराणों की बात करते हैं, जैसे भारती जी ने कहा कि हम समझते हैं कि ये केवल कहानियाँ हैं, लेकिन डॉक्टर सुरेश एक चीज़ बहुत क्लियरली इस्टेब्लिश कर रहे हैं इस किताब में कि पुराणों में इतिहास है और वो इतिहास कहानी के रूप में भी सामने आता है। सो if we look at it from the point of view of oral literature, which was then written later at a later age, oral literature was always packed in poetry and in stories so that people would remember. But the core of the story always was fact. It was always based on what was happening. It was always based on a recording or an oral recording of what had taken place, which contemporaries could also be witness to. So it was not just imagination. And Dr. Suresh has, I think he's a phenomenal scholar, a scholar who has worked for decades and decades without ever hurrying to write a book. It is only after 30-40 years of hard work that he has brought out the book. हम ऐसी सदी में रहते हैं जहाँ पे 2 दिन में किताबें लिख देते हैं लोग, 2 हफ्ते में लिख देते हैं लोग। एंड टू थिंक दैट सुरेश जी ने, और इनके पास इतना ज्ञान था और इतना भंडार था कि मुझ में इनके प्रति बहुत आदर भाव है कि इन्होंने कितना उसको पाला है, उस ज्ञान को कितना इन्होंने आत्मसात किया है, कितना इन्होंने क्रॉस चेक किया, कितना इन्होंने उस चीज़ को पेट में रखा, दिमाग में रखा, उस पर साधना की और सिद्धि पाई। इनकी जो पुरानी पिछली 2 किताबें हैं वो मैं ख़रीदना चाह रही थी अमेज़ॉन से, और वो 2600 वाली निकली थी। सो देन क्योंकि मैं उसको पहले देख चुकी थी किताब घर में 750 की, पर वो वहाँ ख़त्म हो गई थी। सो आई थॉट वेरी गुड, सुरेश जी की किताब इतनी फेमस हो गई, इतनी पॉपुलर हो गई कि इसका ज़रूर कोई दूसरा एडिशन निकला है विद एन इंक्रीज्ड प्राइस। ये नहीं पता कि ये ठगों के हाथ पहुंच गई है किताब। पैसों के ठग होते हैं, ज्ञान के भी ठग होते हैं। जो सुरेश जी ने लिखा है इस पे भी बहुत सारी ठगी होगी, बहुत से लोग चोरी करेंगे जो इन्होंने लिखा है, लेकिन जो इन्होंने लिखा है और जिस प्रामाणिकता से लिखा है वो हम सब के लिए मणियों से कम नहीं है। वो जो प्रेशियस स्टोन्स की बात कर रहे हैं, he has given us precious knowledge, and I think this book, even though it is limited to Manimahesh and it is limited to the rivers, and what a beautiful description of river Ravi, and ऑल्सो पंजाब, जो कि यूजुअली जब हम हिमालय की बात करते हैं कांगड़ा से आगे हम जाते नहीं हैं, इन्होंने पठानकोट से आगे पंजाब को इस कहानी से जोड़ा है। अक्सर हम सिर्फ जब हम हिमवान की बात करते हैं, हिमालय की बात करते हैं, हिल्स की बात करते हैं, पर उन्होंने
प्लेन्स से इस पूरे एरिया को जोड़ा है। तो हम जो जालंधर प्रदेश से ऊपर को आ रहे हैं एंशियंट ज्योग्राफी में, वी आर सीइंग अ वेरी डीप connect between the plains and the foothill of the Himalayas and then moving up to the heights of the Himalayas। और वो कोविड में हमें पता चला कि जालंधर से हमें पहाड़ दिख रहे हैं, बर्फ के पहाड़ दिख रहे हैं। तो एंशियंट टाइम्स में आई एम श्योर उनको सामने ही दिखते ही होंगे उस समय, क्योंकि ट्रैफिक पोल्यूशन कुछ भी नहीं था, तो नीचे से दिखते ही होंगे। और जो तीर्थयात्री जाते होंगे उनके मन में कितनी उमंग होती होगी। मैं भरमौर गई हूँ और मैंने कोशिश की थी मणि महेश जाने की, पर मेरी टांगे इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, सो आई डिड नॉट रीच देयर। लेकिन भरमौर में जब मणि महेश की यात्रा शुरू होती है, घर घर में लोग उसका पाठ करते हैं, घर घर में लोग कथाएं सुनाते हैं, और इतनी उमंग और मेला, और महिलाओं का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है, बहुत ज़्यादा। और महिलाएं जो एक मंदिर है, मुझे नाम भूल रहा है, भरमौर से ऊपर, जो वहाँ पहले पूजा करती थीं, अब मुझे नहीं पता है, और उसके बाद यात्रा शुरू होती थी, भरमानी माता। सो वी अंडरस्टैंड दैट अगर आप कह रहे हैं कि वहीं अप्सराएं मिलती थी इंद्र को, आई थिंक इट इज क्वाइट ट्रू, बट बिकॉज द वुमेन देयर आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, एंड द लैंडस्केप इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। और कोई हैरत की बात नहीं है कि इंद्रदेव वहाँ आते होंगे, देवता वहाँ बसते होंगे। हिमान राजा, उनकी पुत्री पार्वती, वहाँ जाके लगता है, महसूस होता है कि ये सब वास्तव में वहाँ घटित हुआ होगा। तो हम कहानियों में ढूंढते थे, डॉक्टर सुरेश ने उसको इतिहास में बुना है, जोड़ा है। सो सबसे पहले डॉक्टर सुरेश का बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी साधना को साधुवाद। और मैं भी पढ़ रही हूँ, उम्मीद है सब लोग मणि महेश इस किताब को ज़रूर पढ़ेंगे। थैंक यू। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा श्री अशोक तिवारी जी को कि वो आए और पुस्तक पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। सभी को नमस्कार। डॉक्टर सुरेश जी से अभी 3-4 दिन पहले ही मेरी मुलाकात हुई थी। इन्होंने इस पुस्तक के बारे में कुछ बताया और पुस्तक की प्रति भी मुझे दी, जिसको पढ़ने के बाद इसको इतनी जल्दी अंडरस्टैंड करना आसान नहीं है। हमारे विद्वान मनीषी डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा द्वारा लिखित मणि महेश एक पुराण वर्णित राजा पुरंदर की आध्यात्मिक यात्रा का एक अद्भुत कृतिलता है, जिसका विषय वस्तु मणि महेश, झील और कैलाश है। यह पुस्तक लेखक द्वारा वेदों, पुराणों, रामायण और महाभारत के गहन अध्ययन के उपरांत लिखा गया है। पर्वतीय प्रदेश देवभूमि हिमाचल का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितनी पुरातन मानव सभ्यता रही है। इस तथ्य की पुष्टि मंदिर, पनघट, शिलाओं एवं खुदाई से प्राप्त हुए प्राचीन उपकरणों, आयुधों तथा अन्य प्रमाणों से सिद्ध होती है, जिनमें अभिलेखों, आयुधों तथा वेदों, पुराणों, रामायण एवं महाभारत का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। डॉक्टर शर्मा जो अंग्रेजी साहित्य और प्राचीन इतिहास के मेधावी छात्र रहे हैं, इसके अलावा चित्रकला और फोटोग्राफी में अनेकों पुरस्कार प्राप्त किए हैं। कई जगह से इन्हें सम्मान दिया गया। इनका कार्य हमेशा अद्वितीय रहा है। जिस क्षेत्र में भी इन्होंने कोई अपना योगदान दिया वह अपूर्णीय है। यह अपूर्व ग्रंथकार की सुदीर्घ कालव्यापी परिश्रम व प्रशंसनीय चिंतनशीलता का प्रतिफल है। इस पुस्तक का विषय पवित्र हिमाचल मणि महेश कैलाश है, जिसके अति प्राचीन पौराणिक और मानव इतिहास के बारे में अभी तक किसी ने अन्वेषण नहीं किया है। लेखक के द्वारा इस पुस्तक में सुंदर इतिहास के उन अंशों की चर्चा की गई है
जो अभी तक प्राचीन ग्रंथ हो जैसे कि वेद, पुराण, रामायण और महाभारत के पन्नों में दबे पड़े थे। लेखक ने पुराणों को उद्धृत करते हुए यह बताया है कि रावी की पवित्र क्षेत्र और इसके आगे कैलाश और तिब्बत को जोड़ती घाटी ने ध्यान और उपासना के केंद्र बिंदु की तरह काम किया है और देवताओं में सर्वाधिक शक्तिशाली इंद्र ने इसका भरपूर उपयोग अपने सामाजिक, राजनैतिक क्रियाकलापों और योजनाओं को फलीभूत करने के लिए किया है। लगभग 4000 वर्ष पूर्व इस रत्नमयी महापर्वत को हिमालय के सर्वाधिक पवित्र स्थल की मान्यता प्राप्त थी, जिसे हिमवान या हिमवंत के नाम से जाना जाता था। देवादिदेव विष्णु के आशीर्वाद हेतु इस पर्वत पर आध्यात्मिक यात्रा और देव पूजन संपन्न किए जाते थे। डॉक्टर हरमन गोएट, बहादुर चंद छाबड़ा, विश्वचंद औहरी का नाम प्रसिद्ध है, परंतु डॉक्टर सुरेश शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक इन सभी पुस्तकों से अलग है, क्योंकि लंबे और समग्र इतिहास के साथ साथ ईसा पूर्व करीब 2200 वर्ष के इतिहास पर केंद्रित है। इनका मुख्य शोध का स्रोत ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, देवी भागवत पुराण, नरसिंह पुराण, महाभारत एवं रामायण है, जो पूर्व के इतिहासकारों के रचनाओं से बिल्कुल ही भिन्न है। अतः यह कहना उचित होगा कि डॉक्टर शर्मा की उत्कृष्ट रचना अपने आप में अद्वितीय है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। लेखक ने बहुत ही शोधपरक दृष्टि से चंबा, जहाँ मणिमहेश स्थित है, का पुरातात्विक और परंपरागत इतिहास तथा इसका निर्वाध आस्था तंत्र का वर्णन अपने आप में बहुत ही रोचक है। इस पुस्तक में रावी घाटी के अनेक तथ्यों, रहस्यों का उजागर किया गया है। मणिमहेश को मणिमहेश क्यों कहा जाता है, इस विषय में यह बताया गया कि मत्स्य पुराण में मणिमहेश और इसके आसपास के क्षेत्रों में 32 अमूल्य मणियाँ उपलब्ध थी, जिसके कारण इस झील को मणिमहेश से कहा जाता है। शोध क्षेत्र में आपके इस सराहनीय प्रयास को कोटि कोटि साधुवाद। भविष्य में अनेक अनछुए पहलुओं पर आप एक और नई समाज प्रयोगी कृति भेंट करें, मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपने जीवन काल में कभी चंबा नहीं गया, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ वक्तव्य में बार बार अप्सराओं का जिक्र किया जा रहा है, तो मैं एक बार जरूर चंबा जाऊंगा। तो अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा श्री सुरेश शांडिल्य जी को कि वो मंच पर आएं और अपना जो है वक्तव्य प्रस्तुत करें। मंचासीन सभी विद्वजनों और सभागार में उपस्थित सभी विद्वान साहित्यकारों, लेखकों और अन्य गणमान्य लोगों का मैं नमस्कार करता हूँ। एक सुरेश जी ने मुझे किताब दी थी कुछ दिन पहले, तो पत्रकारिता व्यस्तता के चलते मैं किताब तो नहीं पढ़ पाया। शुरुआती ही मैंने कुछ पृष्ठ देखे किताब के। सुरेश जी ने एक बहुत ही चर्चित विषय को पकड़ा है और पंच कैलाशों में से एक जो मणिमहेश है, हिमाचल प्रदेश में पंच कैलाशों में से 3 कैलाश हैं, मणिमहेश, किन्नर कैलाश और श्रीखंड कैलाश। उसमें से मणिमहेश जो है एक बहुत चर्चित स्थान है, धार्मिक स्थान है। इस स्थान पर लिखना वैसे ही चर्चा का विषय है और उस पर भी संधान परक लेखन, जिसमें इन्होंने मत्स्य पुराण को पढ़कर और पौराणिक जो साक्ष्य है, तथ्य है, उनको इकट्ठा करके जो है जिस तरह का शोध परक लेखन किया है, उसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। और सुरेश जी को एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, मैंने भी एक उपन्यास लिखा है पुनर्वास शीर्षक से, उसमें एक बात का जिक्र किया मैंने। हाटकोटी मंदिर है शिमला में। हाटकोटी मंदिर के बारे में कहा जाता है कि किसी समय में ये विराट नगरी थी, राजा विराट यहाँ रहते थे और
मैंने जिक्र किया है उपन्यास में इसका। तो पांडवों ने इस नगरी की स्थापना की थी ऐसा कहा जाता है, लेकिन किसी पुराण में किसी ऐतिहासिक ऐसी पुस्तक में इसका उल्लेख नहीं आता है। तो मैंने इस पर ये गूगल पर भी काफ़ी चीज़ें सर्च की और दूसरी जगह सर्च किया, तो मुझे एक ये जानकारी मिली कि विराट नगरी जो थी ये तो महाराष्ट्र में थी। फिर एक जगह ये भी जिक्र आया कि ये तो मध्य प्रदेश में थी। फिर तीसरा जिक्र आता है कि ये जब कश्मीर में थी। ये कन्फ्यूज़न है, लेकिन हम जब हाटकोटी जाते हैं तो ये मान के कि पांडवों ने स्थापना की यहाँ पर माता की, और ये जो है हम तो ये मान के चलते हैं, जो वहाँ कश्मीर के लोग हैं ये तो ये मान के चलते हैं कि वहाँ जो है विराट नगरी तो वहाँ थी, मध्य प्रदेश के लोग वहाँ मानते हैं। ऐसे में सुरेश जी ने एक मणि महेश क्यों स्थापित हुआ, और मणि महेश क्यों कहते हैं, इसका मत्स्य पुराण का उल्लेख करते हुए मणि महेश के बारे में इतनी संधानपरक जानकारी पाठकों को दी है, और जो जिनके लिए आस्था का केंद्र है उनको ये जानकारी दी है। मणि महेश के जो मायने हैं कि वहाँ पर मणियाँ होती हैं, उसका महज जो सूर्य की चमक, जो पर्वत के बीच सूर्य की जो रोशनी है, किरणें आती है, उस तक ही सीमित इसका अर्थ नहीं है। तो ऐसे में सुरेश जी ने एक तो बहुत ही जोखिमपूर्ण कार्य किया है, बशर्ते कि किसी और ग्रंथ में कोई और उल्लेख ना हो। इस पर और भी ऐसे समय में जो है ये एक सुरेश जी एक बहुत ही अपनी चर्चा का विषय सामने लाया है। ठीक वैसे जैसे आपकी पिछली किताबों में आता है कि आपने जो है महज रामायण और महाभारत के सारे चरित्र जितने भी हैं वो महज 300 साल के अंदर ही हुए हैं। सुरेश जी ने ये बात भी सामने लाई है, और वास्तव में हुए हैं। अगर वो 300 साल में हुए हैं तो एक त्रेता युग और एक त्रेता युग की बात आती है, और एक जो है द्वापर युग की बात आती है। तो उसका जो इतना बड़ा गैप है, उसमें 300 साल के में जो एक चरित्र हुए वो उस समय भी थे, और उस और जो दूसरे काल में भी थे। ये कैसे संभव हुआ? सुरेश जी ने ना केवल इस तरह की कालगणना की, उसके जो है उससे संबंधित कुछ तथ्य भी जो है इन्होंने पेश किए कि ऐसा हो सकता है, कुछ स्थितियों में, परिस्थितियों में ऐसी चीज़ें हो सकती है। इस वजह से इनकी जो पिछली किताबें हैं ये भी बहुत ही रोचक पुस्तकें हैं। सुरेश जी, आप की जो पुस्तक है ये न केवल हिमाचल प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये इतिहास का जो क्षेत्र है उसके लिए भी एक आपने महत्वपूर्ण दस्तावेज आपने प्रस्तुत किया है, और आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर जो है सुरेश शांडिल्य जी ने अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। अब मैं मंच पर सादर आमंत्रित करता हूँ श्री जौहर कौल जी को कि वो आए और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। आप सभी को मेरा प्रणाम। 2 किताबें सुरेश जी की पहले आई, और अब मैं तो ये कहता हूँ कि इनकी फिर से 2 किताबें आई। अंग्रेजी में तो लिखाई है, उसके बाद उसको हिंदी में करना कोई आसान काम नहीं है, और ये ट्रांसलेशन नहीं है, ये लिखी गई है। तो इनकी होगी 4 किताबें। इनके बारे में आपको तो मालूम ही है, एक अच्छे फोटोग्राफर, पेंटर और होम्योपैथ, और अब लेखक। एक चीज शायद आप लोगों को, बहुत कम लोगों को मालूम होगी, ये बहुत अच्छे ट्रैकर। और आज खुशकिस्मती की बात है कि जिस हैप्पी हाइकर्स के ये सदस्य रहे हैं उनके आज प्रेसिडेंट मिस्टर ओपी शर्मा जी हमारे बीच हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ। तेजू शर्मा है, मैं भी। तो ये कहीं ना कहीं कनेक्ट मुझे लगता है, क्योंकि मणि महेश की हमने भी यात्रा की है इस ट्रैकर ग्रुप में। अगर राजा ने पठानकोट से शुरू की तो हमने आज के धर्मशाला से शुरू की। वो अगर चंबा में जाकर राजा अत्रि के आश्रम में रहे तो हम इसे रूट पे गुफा में रहे। वहां से आगे बढ़ते हुए होली, अंत में जेल खड्ड होते हुए ऊपर चढ़े थे, उल्टी तरफ से चढ़े थे।
और वहाँ से फिर हम रात को हमें मालूम नहीं पड़ा कि हमने जाना कहाँ है, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर डाइवर्ट होते तो कहीं और ही पहुँच जाते। तो रात को हमें तो मालूम नहीं था, हम वहीं पे सो गए। और एक हमारा जो गाइड था धर्मशाला से, हमारे साथ एक लड़का आया था, बड़ा यंग लड़का, वो वापस गया एक गांव तक। वहाँ से अगले दिन वो एक गाइड लेके आया दोबारा से, उसे भी मालूम नहीं था। सीधा हम ऊपर को चढ़े और नीचे मणिमहेश की झील और सामने कैलाश। 40 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको। वो अभी भी दिमाग में, शायद सुरेश जी उसमें नहीं, सुरेश जी नहीं, हम सब लोग। तो कनेक्ट है कहीं जो इन्होंने लिखा है इस यात्रा का विवरण। और किताब पे तो आप लोग बात कर ही रहे हैं, मैं थोड़ी सी और बात करना चाहूँगा। इनकी फोटोग्राफी का जुनूनी आदमी तो है नहीं। फोटोग्राफी का जुनून इनका ऐसा था कि एक बार हम बद्रीनाथ के ट्रैक पे गए, इससे पहले की बात है ये। थके हारे वहाँ से हम वहाँ से बद्रीनाथ गए, बद्रीनाथ से लौटे तो वैली ऑफ फ्लावर्स, हेमकुंड साहब पहुंचे, हरिद्वार। थके मांदे थे। फैसला ये हुआ कि आज रात यहीं ठहरेंगे, गंगा जाके स्नान करेंगे। सुरेश जी और मैं, फोटो कैमरा इनके कंधे पे लटका हुआ था। बोले कुछ ऊपर से देखते हैं, कोट पे चढ़ के धर्मशाला के कुछ मिलेगा क्या। चलो मैं भी इनके साथ ऊपर गए। वहां से इन्होंने नीचे जाकर, दूर तो नहीं देखा, नीचे कुछ पता नहीं छोटे से घर था, ऐसा था कोई, कुछ औरतें वहां पे कोई काम कर रही थी, कुछ लोग एक चारपाई पे बैठे हुए शायद जुआ खेल रहे थे। इस तरह का इन्होंने उसमें से ढूंढ लिया कि कुछ में से निकलेगा। इन्होंने कैमरा निकाला और खटक खटक, उस टाइम जो आपको पता शटर की आवाज कितनी होती थी, 5-7 इन्होंने पिक्चर्स ली उसकी और बोला हो गया। हम ऊपर से नीचे उतरे ही थे, धर्मशाला वाला आ गया ऊपर, खाली करो खाली करो खाली करो। तो क्यों करो खाली, बस खाली करो कहता। वो शायद वहाँ के गुंडे थे, उनको लगा पता नहीं उन्होंने क्या कैप्चर कर लिया सुरेश ने ऊपर से। और आप मानेंगे नहीं, मतलब मार ही पड़ने की संभावना थी पूरी। वो उससे बचे। उसी वक्त रिक्शाएं बुलाई, हम सारे के सारे उसमें बैठे और नाइट सर्विस ली शिमला की और शिमला वापस। इनका ये प्रयास सराहनीय है, मैं इनको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैंने पुस्तक बीच से पढ़ी है। अंत में बहुत इंटरेस्टिंग, शुरू में तो श्लोक हैं मत्स्य पुराण के, उनका उन्होंने अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया है और हिंदी में भी उसको लिखा है। फिर किस तरह से उसकी यात्रा और उसके बाद ऋषि से उनका प्रेम प्रसंग। 1 साल बाद गंधर्वों ने एक वहाँ पे कुछ रचा और ऋषि को जाना पड़ गया वापस। 2 उसके कोई जानवर थे जो रखे थे, वो भी उड़ा के ले गए। वो शर्त थी कि आप इनका ध्यान रखेंगे। इस केस में जो है, जो इन्होंने लिखा है, तो वो ले गए और उर्वशी को भी जाना पड़ गया। उसके बाद 1 साल के बाद उसने कहा मैं आऊँगी और एक तुम्हें पुत्र पहले होगा और उस दिन एक पुत्र और तुम्हें दूंगा। लेकिन उसके बाद वो आपने लिखा कि शायद 63 साल उसके बाद वो इकट्ठा रहे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, वो पढ़ के बड़ा मज़ा आता है। लगता तो है कि ऐसा हुआ होगा, तो लगता नहीं। अब देखिए मत्स्य पुराण में क्या कुछ नहीं लिखा हुआ, फ्लोरा फौना, क्या क्या जानवर थे वहाँ पे, कौन कौन से उनको मिले। रावी के किनारे, रावी जिसे इरावती कहा जाता था, ई भी गया, रा का रा बचा, वो ती का तो उड़ गया, रावी बन गई, इरावती रावी बन गई। तो इस पुस्तक को अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़िए और आप इसको एंजॉय करेंगे। धन्यवाद। जब भी हम किसी की उपलब्धि के आगे कुशल या इससे कोई संबंधित और शब्द लगा देते हैं तो वो कई बार बहुत छोटे लगते हैं। जब हम डॉक्टर सुरेश शर्मा जी की बात करते हैं, डॉक्टर सुरेश शर्मा जी की चित्रकारी अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि एक बार जरूर आप देखें। लगता है मानो रूह आगे से आकर खुद इन्हें पूछती हो कि मैं आपके चित्रों में बस जाऊं। इस प्रकार के इनके चित्र हैं जो मन को रोमांचित कर देते हैं। आप जरूर इनकी चित्रकारी को देखें। और अब मैं जो हमारे यहाँ पर विशेष आमंत्रित अतिथि हैं, मैं उनमें से श्री जगदीश शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आएं और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें।
सम्मानित मंच तथा सम्मानित साहित्यकार कलाकार सुरेश शर्मा जी असल में स्वयं एक मणि है। इन्होंने आज मणियाँ इकट्ठी की हुई हैं। मुझे क्योंकि बड़े लोग यहाँ दिखाई दिए। ओ पी शर्मा जी को अभी मैंने पिछले हफ्ते मिला, 30 वर्षों के बाद। मैं पहचान नहीं पाया, मुझे नाम याद नहीं था, बाकी पहचान थी। बाद में मैंने ये दीदी जी बैठे साथ में, इन्होंने भी कहा, और भी लोग थे, पब्लिक रिलेशंस के थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसे आप क्यों नहीं याद करते हैं? कहने मुझे याद है लेकिन नाम भूल रहा हूँ। अभी इस आयु में आकर के नाम वाम भूल जाता है आदमी, वो भी हो जाता है। तो बड़ी सचमुच में मणियाँ हैं, कला के लोग बैठे हैं, चित्र कला की सभी विधाओं के लोग बैठे हैं। जहाँ तक सुरेश जी की बात है, सुरेश जी तो असल में बहुआयामी व्यक्तित्व हैं, लेकिन बहुत संकोची व्यक्ति, सामने कभी नहीं आते। हम थोड़ा सा कुछ लिख देते हैं, फट से डाल देते हैं, ये लिखा वो लिखा। ये बहुत ही संकोची, बताते ही नहीं। जब इनसे मुझे याद नहीं है कितने वर्ष पहले मेरी परिचय हुआ था, बहुत कम उम्र में थे। तो मैं शायद हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में एडिटर था, तब से इनके साथ मित्रता रही। और इनकी चित्रकला और फोटोग्राफी मैं आमतौर पर देखता रहा और मुझे बहुत पसंद है। जैसे इन्होंने कहा, जो हमारे आज के संचालन कर रहे हैं, इन्होंने समझा कि ठीक कहा कि वो आकृति स्वयं कहती है कि मैं आऊँ, तो ये नहीं लाते उसको, वो आ जाती है। और सायास नहीं आती, अचानक आ जाती है। वो बात इस तरह की है। खैर, वो आज इन्होंने जो पुस्तक का लोकार्पण किया है यहाँ, तो ये हम लोगों के लिए सचमुच बड़ी बात है, क्योंकि ये मणि महेश सहस्त्र मणि पर्वत जी, इस पर मणि महेश पर बड़ी पुस्तकें आई, सब कुछ समझा, लेकिन इतनी डेप्थ से, इतने भीतर जाकर के किसी ने नहीं लिखा है। क्योंकि मैंने इनकी अंग्रेजी की पुस्तक देखी हुई थी, और ठीक कहा शायद कौल ने कहा कि वो अनुवाद नहीं है, क्योंकि अनुवाद अपने आप में द्वितीय विधा है। ये तो प्रथम विधा के रूप में इन्होंने निकाली है, और ये सचमुच में सृजन है, अनुवाद नहीं। तो पुस्तक तो मैंने देखी नहीं थी पहले, अभी देखी। अंग्रेजी की पुस्तक मेरी देखी हुई थी, और ये बड़ी मुश्किल से मिलते हैं लोगों को। इनके अगर पुरस्कारों की गणना करें, बड़ी ये देखिए, यहाँ चटर्जी जी भी बैठे हुए हैं, बहुत लोग बैठे हैं। तभी मैंने कहा कि सभी का नाम लेना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन बड़ी मणियाँ बैठी हैं यहाँ। और ये सारे इसलिए मैं पहली बार किसी साहित्यिक कला बैठक में पहली बार इतने लोगों को देख रहा हूँ, सचमुच। खैर, अब तो मैं अधिक नहीं होता हूँ, खासकर जो विभागीय कार्यक्रम होते हैं या दूरदर्शन, आकाशवाणी, 10-12 साल पहले से छोड़ दिया। लेकिन ये मेरी इच्छा रहती है कोई जो स्वयंसेवी संस्था हो कोई, और इसमें वंदना बड़ा काम कर रही है। मैंने पुस्तक ये नहीं पढ़ी, पिछली मैंने देखी। इन्होंने वर्णन किया, पुरूरवा की बात हुई, तो उसके साथ मनु जुड़ते हैं। मनु जुड़ते हैं तो मनु के साथ जा कर के इला जुड़ जाती। तो वो बेटी थी, हालांकि बेटी तो वो मैत्री वरुण की थी, लेकिन जो लंबी बातें इन्होंने लिखा है इसमें कि ऐसे ऐसे वो होता कि जो त्रुटि रहेगी उसके कारण वो पुत्र जन्म के लिए किया था मनु ने, लेकिन त्रुटि रहेगी तो उस कारण से वो स्त्री रूप में आई। और क्योंकि पुत्र रूप में आकांक्षा की गई थी, इच्छा थी उनकी कि मुझे पुत्र, तो उनके बहुत थे, मेरा ख्याल 8-9 पुत्र थे। तो लेकिन इच्छा ये थी, तो बाद में ये हुआ कि यही जो कन्या थी बाद में प्रद्युम्न रूप नाम से पुरुष बन गई।
ये इस तरह का इन्होंने इसमें वर्णन किया भी देख रहा था मैं, तो मुझे इसका पता था। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं इसमें इनको बधाई देना चाहता हूँ वो अंग्रेज़ी की किताबें हैं में है इनकी वो फोर बैटलिंग गॉड्स एंड मॉर्टल्स और एस्ट्रोनॉमिकल माइल्स ऑफ 4 एरास एंड मणिमहेश, यही जो अभी आई है। तो ये सच्ची बात है कि ऐसे विषय पे लेखनी चलाना बहुत मुश्किल होता है और वो वही चला सकता है जो इसका ज्ञाता हो। तो ये सौभाग्य की बात है कि डॉक्टर सुरेश प्राचीन इतिहास के शोध करता रहे हैं, इसीलिए ये लिख सके। अन्यथा बहुत लोग हैं अभी हमारे इतिहास को तो जुटला दिया जाता है, कहता पुराण कोई नहीं है, तो वैसे ही कहानियाँ गढ़ी गई हैं, कपोल कल्पित है। जैसे ये तो छोड़िए, तो पुराण की तो पुरानी बात है, लेकिन जो हमारे ये 1857 का संग्राम हुआ, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसे उन्होंने कहा म्यूटिनी कहा, क्योंकि अंग्रेज कहते थे तो हमारे इतिहासकार जितने हुए थापर तक यही चला। तो ये इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन इन्होंने, अब क्योंकि मैंने पुस्तक पढ़ी नहीं इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इनके बारे में मैं जानता हूँ। ये तो वर्षों बाद मिलते हैं कि अचानक, मेरे पास फोन है, इनका सब कुछ है, लेकिन नहीं मिलेंगे, कभी मिल जाएंगे। मैंने कहा है संकोची, बहुत लंबी सूची है। इनको ललित कला अकादमी के विभिन्न संस्थानों से सम्मानित किया गया है। और मैंने जैसे कहा कि संकोची कभी कहते ही नहीं थे, वो कोई आदमी जिसको पता था उसको भेज दिया कोई बात, तो इनको सम्मान मिला, क्योंकि इनका बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा योगदान है। और मणिमहेश की बात है, वो जैसे आमतौर पे हम कहते हैं, अभी भी कईयों ने कहा कि कैलाश, तो मैं भी कैलाश कहता था। तो सुदर्शन वशिष्ठ और मैं इकट्ठे काम किए हैं, तो वशिष्ठ ने ये करेक्ट किया कि नहीं, कैलाश नहीं है, कैलाश कहलाता है। पुराना नाम जो है वो कैलाश है, कैलाश नहीं है। ये तीनों जो कैलाशों को वर्णन इन्होंने किया, हमारे मित्र कलाकार, ये इनकी आवाज़ सुनी आपने, तो उद्घोषक रहे हैं आकाशवाणी के बहुत अच्छे। और मैंने, इन्होंने, सुरेश जी ने भी एक संस्था में, संस्कार भारती में बहुत वर्षों काम किया है, तो संस्कार भारती से भी आप सम्मानित हैं। तो मैं इन्हें बस केवल आशीर्वाद दे सकता हूँ, ये नहीं कहूँगा कि क्या है, पुस्तक देखूंगा तब बात करूँगा। लेकिन क्योंकि इतना मुझे पता है कि आपकी पुरानी पुस्तकें, आपका अनुभव, आपके साथ मेरा साहचर्य जैसा रहा है इतने वर्षों का, ये वर्ष याद नहीं है कितने वर्षों से, आप बिल्कुल लड़कपन में थे जब मुझसे मिले थे, तो तब से लेकर के रहा है। बहुत बड़ा काम किया इन्होंने, मिलते किसी से नहीं, संकोच में रहते हैं, लेकिन जब आप ये देखें कितना काम किया है। और ये जो हिंदी में आपने किया, मैंने एक बार कहा भी था इनसे, अंग्रेजी में लिखा आपने, अंग्रेजी बहुत लोग नहीं पढ़ते, पढ़ लेते हैं, उसको समझ नहीं पाते। अगर आप चाहें तो इसको हिंदी में लिखेंगे तो ज़रा अच्छा लगेगा लोग। इन्होंने किया है, बड़ी अच्छी बात है। तो ये पठनीय पुस्तक रहेगी और बहुत ही ज्ञानवर्धक रहेगी लोगों के लिए। पौराणिक चीज़ से जोड़िए, चाहे वो मनु की बात करें, मनु के साथ तो उस समय इरादी जब ख़त्म हो गया तो आपको पता है कैसे प्रलय हुआ और कैसे आया। लेकिन काफ़ी लोग हैं जो अभी भी इसको कहते हैं कि नहीं नहीं ये झूठी कपोल कल्पित है, लेकिन ये बात है, ऐतिहासिक बात है, हमारे पुराणों को माना ही नहीं जाता। इस प्रकार के इतिहासकार रहे हैं हमारे अभी तक। अब कुछ काम होने लगा तो पता लगने लगा है, और उस दृष्टि में ये जो इनकी पुस्तक है, सचमुच ये बहुत सराहनीय रहेगी, बहुत योगदान देगी इस चीज़ में, और इसमें आगे भी शोध होगा। मैं इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सुरेश शर्मा जी को बहुत बधाई देता हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने इस तरह की पुस्तक लिखी और इतने लोगों से के दर्शन हमें करवाए। धन्यवाद। अभी आपने श्री जगदीश शर्मा जी को सुना, बहुत ही सुंदर तरीके से जो इन्होंने अपने शब्दों को आप तक पहुंचाया। डॉक्टर सुरेश शर्मा जी एक बार
बातों में मैंने इनसे कहा कि आप इतना सब कुछ कैसे मतलब मैनेज कर लेते हैं, तो इन्होंने कहा ये कुछ लम्हे और कागज एक बराबर है साहब, ये कुछ लम्हे और कागज एक बराबर है साहब, तुम समय उड़ा देते हो और हम कागज के जहाज। तो मंच पर बुलाना चाहूँगा श्री के.आर. भारती जी को कि वो आएँ और अपने शब्दों में व्यक्त करें कि ये जो पुस्तक है ये किस प्रकार से हमारे लिए और हमारी पीढ़ी के लिए जो है एक मार्गदर्शिका का कार्य करेगा। भारती जी जरा श्रीमती सुरेश जी को भी बधाई दें, मैं चूक गया क्योंकि तो आज इनके के बिना पूरा होता था। मुख्य अतिथि आदरणीय श्री जोशी जी, मंचासीन हमारे सुदर्शन वशिष्ठ जी, जगदीश शर्मा जी और आज के सूत्रधार डॉक्टर सुरेश शर्मा, मैडम रत्ना शर्मा, इनके मिसेस आए हुए हैं, सभागार में जितने भी लोग बैठे हैं, उर्मिला जी, नेगी जी, ओम प्रकाश जी, नंदा जी, राधा, मैं अपनी मेमोरी टेस्ट करता हूँ। प्रोफेसर बिष्ट जी, मेरे को आपका नाम भूल गए, प्रोफेसर बिष्ट जी, दूसरे हमारी हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, मैडम मीनाक्षी पॉल जी, तेजी शर्मा जी, ओम प्रकाश जी और सांडेलिया जी, राजकुमार राकेश जी, और मेरे को कुछ भूल जाएंगे जैसे मैडम अमला जी, अच्छी जवाहर कौर जी, प्रोफेसर चटर्जी जी, मैडम वंदना, वो थोड़ी 50% मार्क्स तो मुझे सुरेश जी का धन्यवाद करना कि उन्होंने मुझे बुलाया, लेकिन मुझे एक शिकवा ये है कि मुझे किताब नहीं दी। जो यहाँ बोल रहे हैं वो सारे बोल रहे हैं कि किताब में ये मैं ये नहीं कर सकता चर्चा, लेकिन मैंने अभी उठते उठते देखी है। मैं चंबा में 9 साल रहा, मैं हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से आया था पहले, तो 9 साल चंबा में काम किया जी, 2-2.5 साल पांगी में, फिर डलहौजी में, फिर चंबा में, ऐसे ऐसे करके 9 साल के एक स्टेज पे तो लोग मुझे बोलने लग पड़े कि आपकी हिमाचल की बजाय चंबा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होना चाहिए। इसलिए मैं अपने इस लंबे अनुभव के कारण मैंने ये अनिमेश की यात्रा भी की, चुरा की भी की, पांगी तो खुद रहा, सारे दुनिया में चंबा की दुनिया जो है सारी देखी हुई है। तो अगर मैं बोलते बोलते किसी के फैक्ट्स जो यहाँ आए हैं कि करेक्शन कर दूँ, करेक्शन ना भी बोलो तो इसमें कुछ कह दूँ तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मेरा अपना नॉलेज भी बहुत है और मैंने किताब भी लिखी चंबा हिमालय और ट्रेवलॉग्स हाईलैंड्स ऑफ हिमाचल। तो अभी चंबा के लोग मेरे से हमेशा, जब हम प्रशासन में थे वहाँ, तो कहते थे कि सर हम बहुत पिछड़े रह गए, चंबा के लोग बहुत पिछड़े रह गए, क्योंकि हम कैपिटल से बहुत दूर है ना, शिमला से बहुत दूर है, और जो कैपिटल से जितना दूर होता है उतना पिछड़ा रह जाता है। तो मैं कभी कभार उनको कहता था कि आप भगवान की कैपिटल से तो नज़दीक है, शिव जी की कैपिटल से कैलाश बिल्कुल वहाँ नज़दीक है, और वहाँ की प्रकृति और संस्कृति अनपॉल्यूटेड, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि मुगल वहाँ ज़्यादा आक्रमण नहीं कर सकते, वो वैसी की वैसी है। हमारे मॉन्यूमेंट्स, फोर्ट्स और विशाखो अब रूइंस में कुछ और कुछ भी कह लीजिए आप, कॉइन्स मिलते हैं वहाँ पे, और बहुत कुछ वाइल्डेस्ट फॉर्म जिसको बोल सकते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म में ही है वहाँ चंबा। तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेता हुआ, क्योंकि मेरी ड्यूटी लगी थी, मैं तब एसडीएम डलहौजी था, तो डी साहब ने बोला आपने हमारी हिस्ट्री तो देखना होगा, तो बीच में ड्यूटी बिजली है, वहाँ पानी कैसे बिजली है, लोग कैसे रहे, तो मतलब ब्लेसिंग इन डिसगाइज। तो मैं वहाँ गया, ड्यूटी वगैरह भी दी, और साथ में तक चढ़ा, पैदल ही जाते थे। पहले बरबार रुके, जैसे मैडम मीनाक्षी ने जिक्र किया, ब्रह्माणी की वजह से उनको बरबार मिला है, जो नाम मिला 84 से, तो सब ठीक है। लेकिन जो असली यात्रा शुरू होती थी पहले हडसर से शुरू होती थी, उसको क्यों कहते हैं, और हडसर जो है उसको क्यों कहते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हड का सरमन तालाब, शिव जी का तालाब, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्रिमेशन वहाँ होती है, जो यात्रा में आदमी मर जाते हैं ना, उनकी क्रिमेशन वहाँ होती है, उनको लाते हैं वहाँ के ब्राह्मण्स का, इसलिए हडसर बोलते हैं, हडमीर बोन्स, इसलिए हडसर बोलते हैं, हडमीर बोन्स,
बोझ प्रवाहित करते हैं, तो इस तरह से उसको अक्सर वो तो ऐसे चले रहते हैं वहाँ लोग। हम गए तो उधर चले, अभी शायद धनछो में आपने गोट लिखा है, सुरेश जी हम बोलते होंगे उसको, लेकिन वो धनछो इसलिए बोलते हैं कि धन जो गद्दियों के जो शीप होते हैं उसको धन भी कहते हैं। और उसकी जो धन छोरी से जो उसका था पास्चर का पास्चर का भी शायद, तो उसमें और उसकी जो बड़ी सिग्निफिकेंस इसलिए भी है कि भस्मासुर शिव जी भगवान के माँ पार्वती के पीछे पड़ गए थे, तो शिव जी और पार्वती जो स्ट्रीम है ना उसके पीछे शेल्टर है, और ये बड़ी जगह है इसको रेफरेंस है, इसलिए इसको बड़ा सोचते हैं कि पहले मनी महेश लेक में नहाने से पहले वहाँ नहा रहे तो ज़्यादा इसका महत्व है। ऐसे ऐसे चलते हैं और आगे जाकर धनसो के कोई बंदर घाटे हैं तो उसके नाम से लगता है कि बंदरों की तरफ चढ़ना बड़ा कठिन है, जो आपने जिक्र आगे आता है गौरी कौन बड़ी मुश्किल से चढ़े उसमें। अब तो ब्राइडल पाथ भी बढ़ गया, लेकिन जब नहीं था तो लोग कैसे चढ़ जाते हैं। यहाँ आगे आता है गौरी कुंड, गौरी कुंड जो है पार्वती के नहाने का स्थान माना जाता है, तो लेडीज बहुत नहाती हैं, तो लेडीज ही नहाती है वहाँ, मर्दों का नहाना वर्जित है। लेकिन फिर भी कुछ लोग कोई करते हैं ऐसा, तो कहते हैं कि इट विल इनवाइट द रेथ ऑफ गॉड, और इट हैज़ हैपेंड मैनी ए टाइम, वहाँ हुआ भी है कई बार ना, स्टॉर्म आते हैं ये वो। तो एनीवे वो जो जब आप चढ़ते हैं ना तो गौरी कुंड में आपको बैंगल्स ही बैंगल्स मिलेंगी, फिर वो जो लेडीज़ के श्रृंगार का सामान होता है वो मिलता है वहाँ। मैं पूछा था पहले ही क्या बोले, लेडीज बोलती हैं कि इधर से तो जाना स्वर्ग के रास्ते, तो अगले जन्म में भी हमें ये अच्छा अच्छा मिले, बड़ी बहुत होती है वहाँ बैंगल ये बहुत कुछ। उसी तरह जो शिव क्रोत्र जहाँ मर्दों को नहाने का स्थान बनाया गया, वहाँ डंडे डंडे पड़े होते, स्टाफ जो होता है ना लाठियाँ जैसी, तो बोले जी इधर से चढ़ना है, मर्द सोचते हैं इधर से चढ़ना पड़ेगा तो लाठी से मदद तो मिल जाएगा। और बड़े इंटरेस्टिंग जिसको बोलना चाहिए स्टोरीज हैं वहाँ पे पहुँचने की। तो मनी महेश पहुँचे आप, आपने लिखा है मनी अभी भारती कोठाला जी बोल रहे थे कि मनी का एक्चुअली मैं आपको बताऊँ जो मनी नीलम वहाँ बोलते हैं ना, नीलम सफायर वो गुलाबगढ़ में था, और उस वक्त गुलाबगढ़ जो था चंबा का पार्ट था। राजा गुलाब सिंह ने इस पहले चतर सिंह थे चंबा राजा के, उनके पास एरिया था, लेकिन गुलाब सिंह को कहते उन्होंने दहेज में दिया था ये जैसे भी, तो गुलाबगढ़ बन गया। पहले चतरगढ़ था फिर गुलाबगढ़ के थोड़ा सा ऊपर जाओ तो सफायर नीलम, और वहाँ के लोगों को नमक नहीं मिलता था वहाँ, तो सफायर को एक्सचेंज में देते थे। But they didn't really appreciate the value of sapphire, and they used to exchange it with salt. वहाँ ये था उसका साल के साथ बहुत बड़ा ही है। तो मेरे को नहीं लगता कि भरमौर में या मनी महेश के आसपास मणि का इन्होंने लिखा है, जिक्र दिया है डॉक्टर सुरेश ने कि गरुड़ और स्नेक्स की लड़ाई जो क्या होते हैं नाग बासुकी नाग लड़ाई थी, तो बासुकी नाग भागे वहाँ से, गरुड़ पीछे पड़े हुए थे। गरुड़ इज कंसिडर्ड टू बी स्ट्रॉन्गर देन दी नाग, तो वो वहाँ गए, तो जहाँ शिव जी रखते थे वहाँ पहुँच के कुंड का अपना सूरज है, तो शिव जी ने बोला कि आप ऐसा करो, आप यहाँ रहो, यहाँ छिप जाओ और मैं कैलाश पे चला जाता हूँ। कैलाश पे ये स्टोरीज हैं, इन्होंने तो मत्स्य पुराण से निकाली है, मैंने भी किताबों ग्रुपों से निकालने पढ़ के किए हैं, बहुत मेहनत की है अपना। और तब मैंने देखा कि कैलाश के नज़र आ जाए, जो ऊपर शिवलिंग है वो नज़र आ जाए, क्योंकि सारे लोग बोलते हैं जो ओनली लकी फ्यू कैन सी, अदरवाइज वो इट इज़ आई मीन क्लाउड, वहाँ क्लाउड्स सराउंड द लिंग वो रहती है, हमेशा देखा हुआ आपने फोटोग्राफी में भी ऐसा शो करते हैं, और छट जाए तो बड़ा धन्य समझते हैं। तो एक मैं मनी महेश कैलाश की एक सुनी भी लिखी हुई पढ़ी भी कि इसको आज तक स्केल नहीं कर पाया, इस चोटी को कोई भी आज तक चढ़ नहीं पाया। हालांकि माउंट एवरेस्ट जैसी चोटियाँ चढ़ दी, लेकिन एक जापानीज एक्सपीडिशन 1962 में ट्राई थी, वो भी नहीं किया। वहाँ की मान्यता है कि यू कैन नॉट टेस्ट पास गॉड्स टेरिटरी, ऐसा बोलते हैं। किसी ने गद्दी ने ट्राई की थी, उसकी ब्लॉक स्टोन बन गई, किसी स्नेक ने ट्राई ये किया वो किया, वो हमारी स्टोरीज प्रूव की जाती है। द क्रक्स रिमेन्स दैट इट हैज नॉट बीन स्केल्ड सो फार, और बहुत स्टोरीज इसकी बात है।
और मैंने देखा नहाना बड़ा, दो नहान होते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि छोटा नहान और बड़ा नहान। जो जन्माष्टमी के दिन होता है उसको छोटा मानते हैं, क्योंकि वहाँ साधु संत और दूसरे लोग ही आते हैं ज़्यादातर, लेकिन बड़े नहान में सारे लोग होते हैं, ऑल पिलग्रिम्स फ्रॉम वाइड एंड फार एंड वाइड, बड़े लोग आते हैं उस पर। तो कृष्ण राधाष्टमी बोलते हैं उसको, उस पर बड़ा नहान। और जब मैं वहाँ गया तो हमने सोचा हम भी सुबह सुबह नहाएंगे, तो सारे लोगों को मैं गंदी आदतियाँ देखी, सारे डर्टी लिनन जितने भी होते हैं अपने अंडर गारमेंट्स वगैरह नहाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। तो बड़ा सच बता रहा हूँ, मैं नहाने का दिल नहीं किया। मैंने वो पानी पूनी फेंका ऐसे जो फेंकते हैं ना, और मैं बोले हो गया, अब इतना डर भी रहता है दिमाग में। और जब आए तो इतनी बारिश लगी, आप विश्वास नहीं करेंगे, 1 किलोमीटर तक बारिश होती रही। हमारे पास छाता था, बेटी बच्ची थी हमारी 1.5 साल, तो हमने खोलना शुरू किया। तो लोगों का विश्वास है कि छाता नहीं खोलना चाहिए, एक ही छत का काम करता है भगवान का, ओनली गॉड्स अम्ब्रेला। और कुछ बीच में भी बोलते पता नहीं कौन पापी हैं जो नहाए नहीं ऊपर, इसलिए बारिश हो रही है। तो मैं बोले उन पापी ऐसा लोग बोल रहे थे। एनीवे द बैक जर्नी वाज अनइवेंटफुल। जाती बार हमें बड़ा नया नया कुछ देखने को मिला, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इन्होंने जो ट्रेस किया है, तो मैं अभी मैडम मीनाक्षी भी कह रही थी कि हिस्ट्री होती है माइथोलॉजी की, मैं भी मानता हूँ इसको। अगर माइथोलॉजी को थोड़ी देर के लिए मान लिया इट्स नॉट हिस्ट्री, देन इट्स इम्पॉर्टेंट टूल टू कंस्ट्रक्ट हिस्ट्री। जब मैं हिमाचल के बारे में लिखा तो मेरे लग रहा था कि पुराणों में, महाभारत में, रामायण में हमारे हिमाचल खंड का भी जिक्र आता है। इवन कालिदास का क्या नाम है उसका, कौन सा है? नहीं, एक और उनका वो है, उसमें उसका जिक्र है कुमार संभव, उसमें जिक्र आया। तो मैं सोचता हूँ कि माइथोलॉजी से हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट की जा सकती है, और हमें बहुत जिक्र मिलता है वनस्पति का, दूसरा पानी, इरावती का, जैसे डॉक्टर सुरेश जी ने ट्रेस किया इसको। लेकिन मैं बड़ा सोच रहा हूँ कि बड़े गहन से पढ़ा हुआ ना, तो इन्होंने जियोलॉजिकल इंडिकेटर से ही कंस्ट्रक्ट किया है कि उन्होंने ऐसा मेंशन किया वहाँ, तो इसलिए वो यहाँ से गए होंगे, यहाँ से गए हुए, उन्होंने नाम नहीं लिखे हुआ सर, देयर इज नो मेंशन ऑफ नेम्स, बट ही हैज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्टडी। बहुत मेहनत का काम है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और आपने पहले भी बहुत अच्छी किताब लिखी थी, वारिंग गॉड्स एंड मॉर्टल्स, और उसमें लगभग इन्होंने 116 मॉर्टल्स का बयान कर रखा है, सारे 10 अवतार, शिव के भी अवतारों का वर्णन कर रखा है और विष्णु के अवतारों का भी वर्णन कर रखा है, मैं सारा उसमें पढ़ा है। नेवरदलेस जो इसको फॉर्म दे रहे हैं आप, सॉलिड फॉर्म दे रहे हैं, इट्स वेरी अप्रिशिएबल। सो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट डॉक्टर सुरेश शर्मा and also congratulate his wife, because the book has been dedicated, and after all the man steals the time of wife to write. उनका समय चुरा के किताबें लिखी जा सकती हैं। वो पुरानी किताब है, वो वाइफ की मैटली नोट्स। तो बहुत बहुत बधाई आपको, और आपने शुरुआत की। जिक्र होता है जब कयामत का, जिक्र होता है जब कयामत का, आपके ही जलवों की बात होती है। ये शब्द जो हैं 2 दिन पहले श्री सुदर्शन वशिष्ठ जी ने अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक पर शेयर की थी, तो उस पर किसी ने कमेंट करके लिखी है, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं इनके व्यक्तित्व के बारे में। तो अब मैं सादर आमंत्रित करता हूँ श्री सुदर्शन वशिष्ठ जी को कि वो मंच पर आएँ और अपना आदरणीय जोशी जी, भारती जी, जगदीश जी और अन्य सभी बंधुओं, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर सुरेश शर्मा जी को बधाई देता हूँ इस पुस्तक के लिए। इनसे बहुत पहले से मुलाकातें होती रहती थी, और ख़ासकर डॉक्टर सारस्वत जी के साथ, जो किताब इन्होंने कोई ज्योतिष के विषय में, कोई गणना के विषय में काफ़ी शोध तैयार कर रखा था। तो सारस्वत जी तो इस ज्योतिष के भी ज्ञाता रहे हैं और काल गणना के भी रहे हैं, तो मुझे उसमें कुछ ज़्यादा पता नहीं लगता था क्या लिखा है इन्होंने। लेकिन
इनको मैं फोटोग्राफर के तौर पर और पेंटर के तौर पर बहुत पहले से जानता हूँ। तो कई बार मैंने इनसे फोटोग्राफ्स भी उधार लिए, जब कहीं ज़रूरत पड़ती थी तो उन्हें लिख देते थे और ये हमें भेज देते थे। जहाँ तक इनकी पुस्तक का सवाल है, तो पढ़ी तो आपने भी नहीं, लेकिन इसमें उनके कॉन्टैक्ट अभी देख लिए। तो पांगी, चंबा बहुत बार जाना हुआ, लेकिन जाने से पहले पहला डेरा भारती जी के पास होता था। जैसे गद्दी जी डेरा कहते हैं, जहाँ वो रुकते हैं उसको डेरा बोलते हैं, कि पहला डेरा मैली, दूसरा छतराड़ी। तो भारती जी बहुत लंबे समय तक वहाँ रहे। तो जब मैं मणिमहेश गया तब भी इनसे मिला था, उसके बाद पांगी गया तब भी इनसे मिला था। तो मणिमहेश की यात्रा जो है, मैं समझता हूँ कि सारी यात्राओं से बहुत कठिन है, क्योंकि बाकी जगह भी कई जगह मैं घूमा हूँ, लेकिन जो कठिनाई उस यात्रा में आती है, हालांकि उतना दूर भी नहीं है, क्योंकि चंबा के लोग तो कई सुबह जाके शाम को वापस भी आ जाते हैं। लेकिन एक जो उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि वो सामने दिखते हैं जाते ऊपर, नीचे आप चढ़ रहे हैं 68 से आगे, तो ऊपर तक लोग ही लोग नजर आते हैं। तो ऐसा लगता कि वहाँ कैसे पहुँचेंगे, एक पड़ाव आया, दूसरा आया, तीसरा आया, कि बाकी यात्राओं में ऐसा होता है कि आगे नज़र नहीं आता कुछ भी, आप चले सीधे। और पहाड़ में ऐसा कहते हैं कि आपने कहाँ जाना है, कि फलानी जगह, वो कहते हैं बस थोड़ा सा आगे जाओ, इसके आगे पहाड़ के पीछे आ जाओ। जाते जाते पता नहीं कितना चलना पड़ता है, तो कम से कम आगे मंजिल नज़र नहीं आती, तो उतना वो थकावट नहीं होती। जब आप देख रहे हैं कि इतने लोग चले जा रहे हैं और सामने दिख रहे हैं, इतनी दूर तक चले जा रहे हैं, तो वहाँ चढ़ने में बड़ी कठिनाई होती है। तो जब हम गए थे तो मेरे साथ एक श्यामलाल डोगरा जी भी थे सुजानपुर से। अचानक ही हमारा जाने का बन गया, तो उन्हें तब मैं, क्योंकि एकेडमी में था और यहाँ एक जो जितने मेले वगैरह हैं उनकी एक यहाँ पर एक कमेटियाँ बनी हुई हैं सबकी, सेक्रेटरीट लेवल पे, तो उनकी मीटिंग होती थी हर बार। दशहरा कमेटी हुई, मणिमहेश की कमेटी थी, तो उसमें सब कहते थे वहाँ ये इंतजाम हो गया, वहाँ इंतजाम, इतने टेंट लगे, इतना चढ़ने के लिए हो गया, इतने डॉक्टर चले, कितना फलाना चला। तो लगता था कि पता नहीं वहाँ कितना ज़्यादा इंतजाम होगा। तो जब हम रात को पहुँचे, थोड़ा अंधेरा हो गया, तो वहाँ कुछ पता न लगे कि कहाँ जाना है। सरकारी लोग तो हमें एक भी नज़र नहीं आया वहाँ पर, आदमी कोई भी। फिर वहाँ जो यहाँ पंजाब के लोग हैं, वो अपनी वहाँ पर सराय लगाते हैं, लंगर लगाते हैं, चाय देते हैं, खाना देते हैं, टेंट लगाते हैं। तो वहाँ लुधियाना के, पंजाब के कई जगहों के सरदार बैठे हुए थे। तो हम वहाँ गए, एक जगह हम गए तो एक सरदार जी बैठे हुए थे, मेरे साथ वो थे श्यामलाल डोगरा जी। तो कहते कोई जगह नहीं है थे, जाओ। फिर लोग भर गया था उसका सारा, तो हम बाहर को आ गए। फिर एक लोगों ने आग जगा रखी थी, वहाँ लकड़ियाँ इकट्ठी करके वहाँ बैठे हुए थे। तो हमने सोचा चलो आग के सहारे भी रात कट जाती है, लेकिन वो आधे उसमें पिए हुए थे। कहते हमारी आग हमने जलाई है, आप लोग यहाँ बैठते थे, क्या करना, हमें जरूर घूमते रहे। और थोड़ी देर में बाई चांस में सरदार जी फिर आ गए, कितने गए वो बुजुर्ग तो वो बुजुर्ग हमारे साथ थे, वही खड़े बुजुर्ग, तो वो हमें साथ ले गए, सरदार जी साथ ले गए, आओ बैठो अंदर, चलो अंदर। फिर उसने हमें वहाँ गिल्ली रजाइयाँ, वहाँ गिल्ली हो जाती हैं, क्योंकि बारिश पड़ती है, बर्फ़ गिरती है, तो एक गिल्ली रजाई उसने हमें दे दी कि इसमें आप सो आराम से। रात को क्योंकि ठंड थी, तो जो श्यामलाल डोगरा जी की वो टांगें कांपने लगी पूरी तरह। एक ही रजाई में हम सोए थे, तो उनको मैं बड़ा जफ्फी भी नहीं ला सका, क्योंकि रिश्ते में मेरे ससुर लगते थे तो वैसे ही श्यामलाल डोगरा जी हमारे पड़ोस, उनके पड़ोस में ही है, ससुराल के सुजानपुर से। खैर किसी तरह मैंने रात काटी, और सुबह वो उसके बावजूद भी उसमें नहाए, वो उस ठंडे पानी, तब सवेरे वहाँ बर्फ़ लग गई, तो मैं तो नहा नहीं सका, मैंने तो पानी छिड़का भी, इतना ही काफ़ी है। और उसी साल में जब हम वापस आए, तो पता नहीं कितने ही लोग उस पर, बड़ा तूफान, बारिश, बाढ़ आई थी, कितने ही लोग उस पर मर गए थे। जब ये पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर थे, उनका जब गोलियाँ चलाई थी, जो मारे गए थे, क्या नाम, बेअंत सिंह थे शायद, उसी साल वो, मतलब उसमें हज़ारों लोग मारे गए थे, कि उस वक्त मीडिया का इतना नहीं था, पता नहीं लगा कि कौन कहाँ गया, कितने मरे, कोई उसकी गणना नहीं हुई। तो इस तरह की कठिन यात्रा है वो। और रास्ते में जो कई, जैसे हडसन में जो एक मंदिर का जिक्र किया अभी, तो एंटीक्विटीज ऑफ चंबा में हर चीज़ का बहुत बड़ी किताब है, उसमें हर मूर्ति का, हर पनगढ़ शिकलाओं का उसमें वर्णन है। तो उसमें मंदिर में गए तो मैं, एक मूर्ति लगी हुई थी, तो हमने कहा, उसने जिक्र किया वो मूर्ति है।
तो वो पुजारी कहता नहीं वो मूर्ति नहीं है, तो कोई चुरा के ले गया था। फिर एक हाकिम शर्मा है चंबा में, उन्होंने बना के दूसरी लगाई, कहते वो दूसरी भी कोई ले गई, ये तीसरी मूर्ति है यहाँ पर। तो इस तरह जितनी मूर्तियाँ, जितनी पनगढ़ शिलाएँ जो वहाँ बिखरी पड़ी हैं पंजाब उधर चंबा से लेके भरमौर और पांगी तक, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, किसी ने उसको दोबारा वेरीफाई नहीं किया, टूट फूट गई है, कोई लोग उठा के ले गए। तो इस तरह की कई चीज़ें हैं। और जहाँ तक इतिहास की बात है, इतिहास हमारे यहाँ एक बहुत ही कठिन आप कह सकते हैं और आगे नहीं बढ़ता वो। जैसे राम और कृष्ण के बारे में कहा जाता कि वो 5,000 साल पहले थे। काल गणना जैसे ठाकुर वो राम सिंह थे, वो भी काल गणना करते थे, लेकिन आम धारणा बन गई है। तो जैसे साहित्य में एक नाम आ जाते हैं बड़े राइटरों को, उसके आगे एक नया राइटर का उसमें नाम नहीं आता, 100 साल बीते। वैसे ही इतिहास जो 5,000 साल से आगे नहीं गया। जो हमसे 100 साल पहले वो 5,000 ही बोलेंगे, अब आगे देखना 200 साल हो जाएंगे तो 5,000 100 नहीं कोई बोलेगा, 200 कोई नहीं बोलेगा, वो 5,000 तक ही अड़ गए। तो इसमें बड़ा जरूरी है कि इस तरह की जो गणनाएं होनी चाहिए, और जो असली हमारा इतिहास कब से बना, कब शुरू हुआ, उसके बारे में इन्होंने काफ़ी रोमांचकारी और बड़ी मतलब एक आश्चर्यजनक बातें भी इन्होंने उसके बारे में की है, इतिहास के बारे में। क्योंकि इतिहास और जो पुराण है उनमें दोनों में, क्योंकि इतिहास तो बहुत एक कटु यथार्थ को बोलता है, बिना एविडेंस की बात नहीं करता। तो उसको जानने के लिए जो एविडेंस बड़ा ज़रूरी होता है, तो बहुत खोज का विषय है अभी भी इतिहास का। और ऐसी किताबें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, हमारे इन स्थलों पे आनी चाहिए। मणिमेश है, मणिकर्ण है, तो जैसे मणिकर्ण भी मणियों से जुड़ जाता है, तो वहाँ मणियाँ निकलती थी पहले, जो वहाँ पानी अब तो ऊपर नहीं उछलता, पहले कहते 6-6, 8-8 फुट पानी ऊपर उछलता था, उसमें मणियाँ मेरे पास भी हैं, उसके पुजारी ने दी हुई छोटे छोटे गोल पत्थर, उन्हीं को वो मणियाँ कहते हैं, और वो पानी से निकलती थी। उसी तरह मणिमेश का व्यायाम है कि मणि के समान है, वो निकलता सूरज, लेकिन इसमें कई धारणाएं इससे अलग भी हो सकती हैं, क्योंकि मणिकर्ण और मणिमेश दो बहुत पुराने हमारे स्थल है। और जैसे पुराने महात्मा लोग आते थे मांगने, तो यही कहते थे सब कि मणिमेश से आए हैं, मणिकर्ण से आए और मणिमेश जा रहे हैं। चाहे वो कहीं आए तो यहीं से और पंजाब से आए हो, लेकिन सब ये बोलते थे कि मणिकर्ण से आए हुए और मणिमेश की यात्रा पे जा रहे हैं। तो ये दो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट यहाँ की हमारे पाठ की यात्राएं थी। बाकी जो इतिहास की बात है वो तो अब क्योंकि जो किंवदंतियाँ हैं, जो हमारी धारणाएं हैं, जो हमारे मन में विश्वास है, जो हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, बहुत सी चीज़ें उनसे मेल नहीं खाती जो इतिहास है उससे। जैसे शांडिल जी ने बात की उसकी हाटकोटी की, वैसे ही बाणासुर स्नान को कहते हैं कि वहाँ बाणासुर का, ऐसे कई चीज़ें हैं जो हम मानते हैं। इसमें कि अपना अपना लोगों का भाग है। उत्तराखंड वाले बोलते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ निकला, हमारे यहाँ गंगा है, हमारे यहाँ ये सारे देवता निकले। तो ऐसे ही लोगों की अपनी अपनी भावना से लोगों ने अपने अपने स्थान पर जोर देकर उसको स्थापित करने की कोशिश की है कि ये चीज़ हमारे यहाँ ही है, दूसरे के यहाँ नहीं है। तो ऐसी पुस्तकें जो निकलती हैं उनका बहुत ही बेहतर है। तो हम जो देख रहे हैं, जो सामने देखते हैं, जो आज है उसका और जो पहले था जैसे उन्होंने निकाला है, उन दोनों को किस तरह उसमें तालमेल बिठाया जाए वो बहुत ज़रूरी है। और ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं उसके लिए मैं इन्हें पुनः बधाई देता हूँ, क्योंकि गला खराब है इसलिए ज़्यादा बोला नहीं जाएगा। धन्यवाद। अब मैं मंच पर सादर आमंत्रित करता हूँ आज के इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं श्री निवास जोशी जी को। All learned people, I bow to you. Because the book that I received was in English, so I thought that its review should also be in English. The speakers before me were Bharti Kutiala,
मीनाक्षी फेतपाल, अशोक तिवारी, सुरेश चांडिल, जवाहर कौल, जगदीश शर्मा, के.आर. भारती, सुदर्शन वशिष्ठ. These all people have eulogized Dr. Suresh Sharma, and rightly so. He deserves it. Second thing is that these days, when nobody wants to open the Purans, he has studied Puran a lot. He has studied Matsya Puran. In this book, he has written about Garuda Puran and also Agni Puran. So he speaks about all Purans. I have come to know two things from Mr. K.R. Bharti. One was that nobody could scale the Mani Mahesh Mount so far. Number two, nobody was allowed to open his umbrella there because the God has opened the umbrella there. And there are many such anecdotes in the book itself which are new for me. Now I read my review. Mani Mahesh by Dr. Suresh Sharma, published by Mahindra Publishing House, Chandigarh, has 107 pages and is published in a very small font which is hard to read and costs rupees 350. Many historians who would like to read such books which take you on a history ride may not go through the book because of its smaller font. Moreover, book reading of the type is the habit of older people and they need bigger font to read the book. The book has 16 chapters and all are interesting. The book opens a vista of facts that I did not know so far. The author writes, Raja Sahil Varman sent his sons to Vindhyachal mountains in search of the suitable block of marbles from which the idol of Vishnu had to be carved out. On the way, 9 of his sons were killed by the dacoits, but the 10th son, Yugakar, saved by a saint, was successful in bringing the stone to Chamba. The fact of Raja losing 9 sons was made known to me after reading the book. Many history books write about the Vindhyachal marble for carving Vishnu, so it was not new for me. New for me was that men are forbidden to take bath in Gauri Kund in Mani Mahesh, and they bathe in Shiv Karotra. Do you know that Ravi is the smallest of the 5 Punjab rivers? I had read Rivers of India by Radhakant Bharati. He writes that the length of Ravi is 376 kilometers. This is the smallest. I knew that the river was called Iravati. The HPTDC has a hotel called Iravati at Chamba, and I have stayed in it several times. The book, however, has introduced a new name to me for Ravi, and that is Parushani, which means water stream with many bends. The book describes the charm of the river as the king Pururva was greatly charmed to see the beautiful river, the waters of which were intermingled with the rut of celestial Airavat elephants, about whom Dr. Suresh spoke, the middle of which was illuminated like the bow of Indra. It seemed as if the river was being bathed by many pious souls, the best of daughters of the Himalaya, full of ripples and tasteful like nectar, full of birds honored by tapasvis and Brahmins. The sacred river destroyed all sins and raised
men to heaven. As I was reading the beauty of Ravi in the book, I wondered why Ravi Snan is not in the offing. I was also gripped by the folk songs. Sai sai mat kar Raviye ki minjo tera dar lagda. When in Savan, Ravi is full of the waters and makes noise. The folk lyricist is afraid of the river. This is different angle of the river view. Dr. Suresh has taken efforts to describe the flora and fauna from the low hills of Pathankot to Mani Mahesh mountain as given in Matsya Puran. Already famous as an eco-tourism destination, the Arboretum at Shimla will soon be transformed into living repository of the Western Himalayan temperate tree flora. The Arboretum will help to conserve the rare and threatened trees species of the region and would cater to the interest of common public as well as professionals. I went through the list of flora given by Dr. Suresh and then moved to the Arboretum at Shimla. I found many of the trees given in the book were standing in the Arboretum. He has also quoted that the ashram of Atri Muni was at Chamba, but the legends say that the ashram was at Chamoli district of Uttarakhand. There we have the temples of Anusaya, the wife of Atri Muni, and a mela is held every year in the month of December. The ashram of Atri Muni is not far from here. The author, however, states that the ashram is in Chamba and the place where it was located near Lakshmi Narayan temple, researchers may find out the truth. I quote from the Himalayan Gazetteer by Edwin T. Atkinson that confirms that Dattatreya was at Devalgarh in Uttarakhand. Dattatreya was the son of Atri and Anusuya. That was not the time when son has a different abode, many miles away from its parents. So Atri, Anusuya and Dattatreya are all from Uttarakhand, but as the author himself says that it is a matter of research, the author also spoke about Basholi and said that Basholi was mythically said to have been founded by Vishwakarma and was called Vishwasthali and was known as Laghu Kashi because of many temples there. It is in the Union Territory of Jammu and Kashmir. Today we know about Basholi as the first school of paintings and is said to have been described as poems in colors. The paintings made here mostly in the latter half of the 17th century were marked by strikingly blazing colors, bold lines, rich symbols, and peculiar features, giving an accumulative impact of highly sensuous environs. I had the chance of going there with Eberhard Fischer, curator of Switzerland Museum, and see the ruins of the city. Dr. Suresh also tells that there was an Asti Ghat where the people used to submerge the flowers of the dead. The author has not studied Matsya Puran only, but he also refers to Garuda and Agni Puran in the chapter Precious Jewels around Mani Mahesh. He says moti may be extracted from 8 sources: bamboo, elephant, fish, shank, hog, clouds, snake, and sheep. Pearl procured from sheep is considered of highest quality. The author has given the names of various stones that are available around Mani Mahesh. I appreciate the hard work he has done in ferreting out this information from Matsya Puran. The author has studied deep the Matsya Puran and has shown the sojourn of Pururuva at Chamba, but can we be dependent on Matsya Puran for historical evidence? History is the study of the human past as it is described in the written documents left by human beings. History is not a fictional or imaginary story. It is an umbrella term that relates to past events as well as the memory, discovery, collection, organization, presentation, and interpretation of information about the event. It was Vyasa who first taught the Itihas, which denotes actual traditional history.
Puran signifies any old tale or events of the ancient past of whether Kasi historical or mythological nature or that happened and existed in former times. The author of Matsya Puran himself says that Puran depicts Kasi historical saga. It is noteworthy that the Puran tradition had three main constituents: myth, genealogy, and historical. Akhyans, Upakhyans, and Gathas. And all told, it is a mixture of many disciplines, including a bit of history. The earliest reference to the word Puran occurs in the Rig Veda. In the same text, it has been again used in the form of a Gatha or narrative. Who will believe that ashram of Muniatri was at Chamba and not in Uttarakhand when it exists there even today? But Matsya Puran says so, and the author has quoted from the Puran. The author has described a version of Urvashi Pururva love bite. Vikramavashiyam by Kalidas gives us another version, while Dinkar's Urvashi has made it a universal epic. Poonam of Shimla staged Dinkar's Urvashi here a few years ago. It was as usual, and I treat. The author, quoting Kurma Puran, says that Pururva and Urvashi had 6 sons: Ayu, Mayu, Amavayu, Vishvayu, Shatavayu, and Shrutayu. This shows that Dr. Suresh is a widely read person and has studied beyond the Mahapurans. He has also given certain legends attached to Mani Mahesh. He says there are 5 Kailash and 3 of them are situated in Himachal Pradesh. Also, Kuber had stayed in Dhancho when he was thrown away by Ravan. And Hadsar is the place where the corpses in the past were cremated, as Bharti has said. Had means bones and Sar means stream. Also, Gaddi Chelas consider Trilochan Mahadev as their ancestor and dances his honor day and night. When I was reading the book, I thought of Jawaharlal Nehru, who had said that I wandered over the Himalayas, which are closely connected with old myth and legend, and which have influenced so much our thought and literature. My love of the mountains and my kinship with Himachal Pradesh especially drew me to them, and I saw there not only the life and vigor and beauty of the present, but also the memorized loveliness of ages past. The mighty rivers of India, including Ravi, that flow from this great mountain barrier into the plains of India, attracted me and reminded me of innumerable phases of our history. I congratulate the author for bringing a book so engrossing and so informative and so interesting. Thank you, Dr. Suresh. सादर आभार मुख्य अतिथि महोदय का कि वो मंच पर आए और बहुत ही सुंदर शब्दों में उन्होंने यहाँ पे अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा डॉक्टर सुरेश शर्मा जी को कि वो मंच पर आएं और धन्यवाद संदेश दें। डॉक्टर सुरेश शर्मा जी। धन्यवाद। आप सभी ने अपना कीमती समय यहाँ मेरे लिए निकाला है और इस विमोचन के लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। और जो यहाँ पे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि जो यहाँ पे पधारे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये है कि ये जो पुस्तक लिखी गई है ये मैंने अपने सास और ससुर जो है उनको डेडिकेट की है। उसका भी एक मुख्य कारण है। जो पहली किताब है वो बैटलिंग गॉड्स, वो मैंने वाइफ को अपनी रत्ना शर्मा को डेडिकेट की है क्योंकि उस किताब में लिखने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वही जैसे इन्होंने कहा कि समय और स्पेस ये तो वाइफ ही दे सकती है घर के अंदर। स्पेस तो क्योंकि जो है वो पत्नी का ही होता है, जो घर है हम उसमें रह रहे हैं, हमारे लिए स्पेस क्रिएट करना तो ये इनका योगदान है। और जब मैं अपने पन्ने बहुत
बिखेरे रहता था सारे कमरे में, बेड के ऊपर, टेबल पे, तो ये ध्यान रखती थी कि भी कोई कागज इधर से उधर ना हो जाए। कभी कोई मेहमान आए, बच्चे आए, तो एकदम इसकी गाइडलाइंस की इनके कागजों को मत छेड़ना, है ना, उस कमरे में कोई वो नहीं डिस्टर्बेंस करना। तो बाकी तो यही जानती है कि भी कितना समय मैंने इसका चुराया है ना, तो वो तो ये जानती है। तो लेकिन अब जो ये बुक है मनी महेश, ये इसका कारण है कि मैंने अपने सास ससुर को ये भेंट किया। पहले तो ये बताऊं कि मेरी वाइफ जो रत्ना शर्मा है, ये चंबा से है और इन्होंने 2 बार मनी महेश की यात्रा की है, लेकिन वो यात्रा जो है वो पैदल हड़सर से, लेकिन इन्होंने हड़सर से नंगे पैर की है, और एक बार नहीं 2 बार की है। और अब तो आप जो भी गए होंगे उनको पता है कि वो कितना पथरीला रास्ता है कि, और कितनी मुश्किलों से जाना पड़ता है, और बीच में एक थोड़ा सा पैच आता है जिसमें कि बर्फ़ भी क्रॉस करनी पड़ती है, छोटा सा पैच है। तो आप देख सकते हैं कि इनकी कितनी मनी महेश में आस्था रही होगी कि नंगे पैर जाना और बर्फ़ में और पत्थरों के ऊपर। और मेरे जो सास ससुर हैं, इन्होंने तो उसके भी बियॉन्ड यात्रा की है। मनी महेश की तो उन्होंने यात्रा की ही है कई बार, लेकिन मनी महेश की पूरी परिक्रमा भी की है। मनी महेश की जो पूरी परिक्रमा है, पूरे मनी महेश जो पर्वत है उसके पीछे की साइड से, जिसमें वापसी होती है बड़ा बंगाल वाली साइड से, इधर से वो की है, वो सारी उन्होंने, मतलब अब तो विश्वास नहीं होगा, वो सारी उन्होंने नंगे पैर की है। ये तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैंने कोई दूसरा ऐसा एग्जाम्पल नहीं देखा। और मेरे जो ससुर कानूगो थे, तो इसलिए वो चंबा का सारा इलाका उन्होंने घुमा हुआ है। मुझे बहुत यहाँ की कथाएं और मनी महेश के बारे में परिचित कराया। तो जो भी इसके बीच में जो मार्ग के बारे में और जो मनी महेश की जो भी पुरानी सामग्री जो है वो उनके द्वारा मतलब मुझे दी गई। और बाकी तो बुक्स पढ़ी भी हैं और भी पढ़ी है। अब तो यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, वो भी उसका भी इस्तेमाल किया, पुरानों को तो किया ही है। तो वो सारा करके ये हुआ। अब एक चीज़ मैं और ये बताना चाहूँगा, हमारा जो इतिहास है वो इतिहास के लिए हमें ये पुराण जो है वो ज़रूर पढ़ने चाहिए। मुझे ध्यान है कि एक मीटिंग में मुझे बुलाया गया था, उसका नाम था संस्कार, संस्कृति और साहित्य। उसमें बहुत सारे बुद्धिजीवी बैठे थे, लगभग 50 के करीब लोग होंगे। तो मैं तो अनइनवाइटेड था, लेकिन मेरा नाम बोल दिया कि आप भी कुछ बोलिए। मैंने एक प्रश्न किया कि आप यहाँ पे संस्कृति और संस्कार की बात करने के लिए बैठे हैं, संस्कार जो कहाँ से पैदा होंगे हमारे? अगर हम अपना पुराना साहित्य जो भी अगर उसको नहीं पढ़ेंगे तो हम किस संस्कारों की कहाँ से जनरेट करेंगे, कैसे करेंगे उसको संस्कार? तो मैंने पूछा कि भी आप लोगों में से ये बताइए कि जो भी हमारा ये पुराने प्राचीन साहित्य है, पुराण हो गए, वेद हो गए और ये चीज़ें हैं, कितनों ने पढ़े, पुराण कितनों ने पढ़े? तो एक ने भी हाथ नहीं उठाया। तो मैंने कहा आप लोग ये संस्कृति और संस्कार की बात के ऊपर जो बैठक आपने कर दी है, 50 लोग इनवाइट किए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई सार सकता है। आज हमारे साथ ये दिक्कत है कि जो सनातन धर्म की अगर हम बात करें तो ये उपहास का केंद्र बन चुका है। क्यों? जब बच्चे आप पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, इसका क्या एक्सप्लेनेशन है, ये कैसे, सचमुच में हमारे पास उसका कोई जवाब होता ही नहीं है। वो इसलिए होता है कि हम एक तो विश्वास नहीं कर रहे और हमने वो उनका स्टडी ही नहीं किया। अच्छा, और बहुत सरप्राइजिंग चीज़ है कि पुराणों के अंदर जो लिखा है, कई बार हमें लगता है कि ये भाई कहाँ के बारे में लिखा गया, तो एक जैसा लगता है, जैसे किसी वन की, प्रदेश की, फॉरेस्ट की, कोई भी भौगोलिक हुआ, हमें लगता है पता नहीं कहाँ की हुआ। लेकिन जो आदमी ने उस नक्षत्र को खुद पैदल अगर चला हो तो वो उन चिन्हों को पहचान सकता है। और मेरे साथ ये पॉजिटिव चीज़ ये रहेगी कि मैं उस इलाके में घूमा और वो, क्योंकि रावी नदी का, उसमें रावती नदी का तो उल्लेख है ही है, तो फिर तो उसमें कोई दो मतलब विभिन्नता है ही नहीं है। मतलब पक्के तौर से निश्चित है कि ये मनी महेश यात्रा की ही बात हो रही है। हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जो आने वाले बच्चे हैं,
उनको प्रेरित करें कि भी इसमें थोड़ा समय निकालिए। अब देखिए गीता है, गीता को छोटा सा है, कितना टाइम लगेगा गीता के पढ़ने में? प्रैक्टिकली बहुत थोड़ा लगेगा, मगर हमारी सारी ज़िंदगी निकल जाती है और हम ये कर ही नहीं पाते कि इसको पढ़ लो। पुरानी जो बात है, पुराण है, इतने बड़े इतने लंबे चौड़े नहीं है। मुझे इतने साल इसलिए लगे कि मैंने एक पुराण को मतलब, और जिस चैप्टर पे मैं लिखता हूँ, कम से कम आपको विश्वास नहीं होगा कि मैंने कम से कम 20-25 बार एक एक श्लोक को पढ़ा है। 20-25 बार। ये नहीं कि एक बार पढ़ा मुझे पता लग गया कि ठीक है जी मेरा काम हो गया, अब इसको लिख दो हो गया, नहीं। उसके बारे में सारी उसकी ग्रामर, सारा उसका वो जो है वो उसको पक्के तौर से निश्चित किया कि इसका क्या वो होगा। इस बैठक में डॉक्टर ओम प्रकाश सारस्वत नहीं आ पाए, जिन्होंने मेरी मतलब संस्कृत में काफ़ी हेल्प की है। कहीं पे भी मुझे कुछ वो होता था कि भाई इसमें संशय हो रहा है किसी श्लोक के बारे में, तो वो मेरे इसमें गाइड रहे हैं। अभी ये एक पॉइंट पे भी चर्चा हुई है कि भी जो मेरी जो दूसरी किताब है, मतलब पहले वाली जो किताब है बैटलिंग गॉड्स है और एस्ट्रोनॉमिकल माइलस्टोन है, उसके बीच में बड़ा विरोधाभास रहा। जब मैंने वो लिखी, मैंने पता नहीं कितनी जगह बात की है, तो हर पब्लिशर ने उसको किताब को पब्लिश करने से मना कर दिया। वो इसलिए कि भी ये तो जो है जो विषय है वो कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल तो आज है, जो ये बोलते हैं 5,000, 7,000, 15,000 साल, 5 करोड़ साल पहले, मतलब कुछ भी बोलते हैं, दैट इज कंट्रोवर्शियल। अगर हम उसको साइंटिफिक प्रमाण दे रहे हैं तो मेरा ख्याल वो कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए। तो मेरा कहना ये कि कंट्रोवर्सी तो वो पैदा कर रहे हैं जिनको आज तक हमने पढ़ा। टीवी के ऊपर हम सीरियल देख लेते हैं, और जो लोगों ने अपनी मनगढ़ंत फिक्शन, जैसे आप फिक्शन लिखते हैं, फिक्शनल किताबें लिख देते हैं रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में, उन कैरेक्टर को हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। जैसे कर्ण का कैरेक्टर है, अर्जुन है, ये है वो, बहुत सारी भ्रांतियाँ, बहुत सारी भ्रांतियाँ, और हमें इस चीज़ से निकलना है बाहर। और ऐसी बहुत सारी, अब देखिए कहते हैं जी द्रौपदी के 5 पति थे, महाभारत में कहीं नहीं लिखा। फिर ये चीज़ों को कौन बोलता है? ये बड़ी सोचने की बात है। इसका मतलब हम तो भ्रमित हैं। जो एजेंडा है, मैं तो इसको एजेंडा कहूँगा, कि जो हमारे खिलाफ एजेंडा प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है, हम उसी पे बिलीव करते हैं। हम डायरेक्ट जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको क्यों नहीं पढ़ते? अब हम मार्केट में बहुत सारी रामायण के ऊपर मिल जाएगी, व्हाई नॉट टू रीड अपने वाल्मीकि, तुलसीदास की जो रामायण है उसको तो बहुत लोग पढ़ते हैं, पाठ भी कराते हैं। वाल्मीकि रामायण को क्यों नहीं पढ़ते? जो पुराण है ओरिजिनली आप उठाओ, बहुत सस्ते मिलते हैं और इनमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगता। अगर आपने सिर्फ उसमें स्टोरी बेस पढ़ना है तो आप मेरा ख्याल 1 साल के अंदर पूरे 18 पुराण पढ़ लेंगे। तो हमें लाइफ में कितना समय डिवोट करना है? हमें लाइफ में सिर्फ अपना, अगर आप जो मैं लगाता हूँ समय कि सोने से पहले मैंने पढ़ना ही पढ़ना, अगर मैं चाहे कहीं पे भी गया तो चाहे 15 मिनट से ही, वो मैंने आज तक कभी तोड़ा नहीं है। ये जो है, अगर हम रात को 2 बजे भी घर वापस आए हैं किसी फंक्शन, जो चाहे 2:05 तक मैंने किताब खोलनी है दिन के अलावा, ये मेरा नियम है। तो इतने करने से मतलब अगर मैं अपनी लाइफ का देखूं, मैंने एक दिन में 1 घंटा ही लगाया होगा, इससे ज़्यादा नहीं लगाया। इसमें हमारा कोई समय नहीं लग रहा। आप लोगों को लगता है कि पता नहीं मैं कितना खबर हूँ, कितना क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं है। सिर्फ एक नई सोच के साथ, पुराना आप भूल जाओ कि हमने क्या टीवी पे देख रहे हैं, क्या हम फिल्मों में देख रहे हैं, उसको भूल जाओ। मैं, कई लोग मुझसे डिस्कस करते हैं, मैंने कहा भी मेरी किताब पढ़ने के लिए आपको पहले अपने ब्रेन वॉश कराना पड़ेगा, मतलब वॉश कर लो, जो पुराना पढ़ा है वो तो खत्म करो, उसके बाद पढ़िए आपकी किताब में क्या लिखा है, एंड देन गो टू द ओरिजिनल टेक्स्ट जो मैंने उसमें दिया है, ओरिजिनल टेक्स्ट दिया। ये किताबें में मेरा मतलब डबल श्रम क्यों लगा है कि जब ये मैंने लिख दी किताबें, जो पहले की लिखी थी, तो मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा आप शर्मा जी आपने बड़ी मेहनत की है, ये किया, और इसके बीच में अगर आप संस्कृत में कोट भी कर दो, श्लोक दे दो, तो लोगों को ओरिजिनल खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा विश्वास करने लायक चीज़ हो जाएगी। तो मतलब उसमें कोई ज़्यादा नहीं है। मेरा आग्रह यही रहेगा कि आप सब लोग थोड़ा सा समय निकालें, और बहुत सस्ता लिटरेचर मिलता है, उसको इतिहास मान के उसको पढ़ें। इसमें तो बहुत चीज़ें हुआ है। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और ये रहेगा आग्रह कि भी इन पुस्तकों को आप खरीदें। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो ऑथर है उसने एक अपना समय भी लगाया, एक मान सम्मान समझ के ही सही,
क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं हमें फ्री दे दो, फ्री दे दो, बहुत बहुत बोलते हैं। मैंने एक चीज़ यह सीखी है, फेसबुक से ही सीखी है। एक मेरा ब्लॉग चलता है शिमला गुड एंड बैड, तो मैंने देखा मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ उसके ऊपर, इतना विश्लेषणात्मक और हिस्टोरिकल, मतलब ओरिजिनल राइट शिमला के बारे में, वो नहीं है जो कॉपी पेस्ट हो गया, अंग्रेजों ने लिख दिया वो लिख दिया, नहीं। 70 के करीब आर्टिकल है उसमें, शिमला गुड एंड बैड जो पेज है। तो मैंने देखा कि जो मेरे सगे हैं या जो मेरे मित्र हैं, बिल्कुल उन्होंने आज तक सब्सक्राइब भी नहीं किया, लाइक भी नहीं किया। क्यों भाई? तो भी एक चीज मैं समझ गया कि अगर आपने लिखा है उसका आपको किसी ना किसी दिन रीडर मिल जाएगा। और शांति वही है, पढ़ती है मन को। कि जिनको भी मैंने किताबें दी हैं, देखो बुरा मत मानना, जो पहले की दी हैं बहुत मित्रों को दे दी, उन्होंने घर पे जाके रख दी है अपने अलमारी में, सज गई है। पढ़ी कितनों ने है? आई डाउट कि 2-3% ने पढ़ी, लेकिन वो पढ़ी किसने? वो उन लोगों ने पढ़ी है जिनको मैं नहीं जानता। जो किताब 750 रुपए की थी, वो किसी बंदों ने 2600 रुपए की भी ली है, और मुझे ईमेल आया कि जी ये किताब आपकी बहुत बहुमूल्य है लेकिन महंगी बहुत है। फिर मैंने उनको जवाब दिया कि आप गलत फंस गए, ये 750 रुपए की किताब है और उसके ऊपर भी रिबेट मिल सकती, मुझे दो तो मैं 10-20% रिबेट भी दे दूंगा, बाकी यहाँ दुकान पे भी 10% हो रही है। कहने का मतलब है कि जिस आदमी को भूख है चीज़ों की, वो 2600 रुपए की भी एक किताब खरीद ली। जिसको भूख नहीं है उसको मैंने फ्री में भी दी है, उन्होंने नहीं पढ़ी। आज भी यहाँ पे कुछ एक लोग जिन्होंने मुझे बोला था कि हम यहाँ आएंगे, नहीं आए। 2-3 लोगों ने ताना मारा, सर आपने पुरानी किताब तो हमें दी नहीं। देखिए बुरा तो लगता है ना? तो लेकिन ये संतोष होता है कि रीडर मिल जाते हैं। इसलिए ये कि भी जो है हमारा यही प्रयास रहना चाहिए कि एक अगर किसी कार्य को आप लोग प्रशंसनीय मान रहे हैं तो उसको थोड़ा सा सपोर्ट भी करें। ये नहीं कि मुझे, मैं सब राइटर्स की बात कर रहा हूँ, सब की बात कर रहा हूँ। शिमला में, हिमाचल में जो भी है, हम सब एक ही प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। यहाँ बहुत लोग हैं जिनकी बहुत सारी पुस्तकें छपी हैं, हम एक ही प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं कि लिखते भी हैं, मेहनत भी करते हैं, पैसा भी देते हैं, और उसके बाद फिर लोग बोलते हैं फ्री में दे दो, है ना? उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम है कि लोग अगली किताब नहीं लिख रहे। जो वो ज्ञान देना चाह रहे हैं हम लोगों को, वो निरुत्साहित हो गए और वो कुछ भी नहीं दे पा रहे। तो इसमें नुकसान किसका है? हमारे समाज का नुकसान है ना जी? इसमें किताबों से किसी की जेब में कुछ पैसा नहीं जाता, सिर्फ पब्लिशर कमाते हैं, कुछ नहीं जाता। नीचे पेंटिंग में भी बोल रहे कि गिफ्ट कर दो। हाँ जी, हाँ। डिप्टी मेयर ने बोला गिफ्ट कर दो। अरे पेंटिंग की गिफ्ट से मुझे याद आया, देखिए कि ये बहुत साल पहले की बात है, जब मैं कॉलेज में था, मैंने एक पेंटिंग बनाई। तो हमारे कोई रिश्तेदार आए हुए पिताई ने बोला इनको ये पेंटिंग दे दे, पेंटिंग दे दे। उन्होंने बोला कि पेंटिंग दे दे। मैंने अनमने मन से, भी अपनी पेंटिंग कौन अपने से पार्ट करता है ना, तो मैंने उनको पेंटिंग दे दी। उसके बाद वो मतलब शिमला में ही थे, तो मैं उनके घर गया 1 हफ्ते के बाद, तो उनकी मिसिज मेरी पेंटिंग के ऊपर साग काट रही थी। हाँ सच्ची बात है ये, नहीं सच्ची कह रहे हो। सच्ची बात है। पापा ने जिसके हाँ। स्केच फ्री में बनाए ना, हाँ। वो आज तक मुड़े हुए सेफली रखे हाँ। हैं किताब के अंदर मुड़े हुए। जिन्होंने पैसे दे के बनवाए हाँ। उन्होंने फ्रेम कर दिया। टेस्टी साग होगा। है ना? तो मैं हिमाचल के सभी जो मतलब राइटर हैं, मैं उनकी तरफ से ही निवेदन कर रहा हूँ कि भी इस चीज़ को, क्योंकि फेसबुक पे सब सपोर्ट, सब बात करते हैं, है ना? जिन्होंने भी किताबें लिखी हैं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, सबसे पर्सनल बात होती है, उनका सबका एक ही प्रॉब्लम है कि इसलिए हम लोगों को, आर्टिस्टों को, जो क्रिएटिव लोग हैं, जो इसके लिए कुछ ना कुछ दे रहे हैं, तो प्लीज़ मतलब उनका इतना वो करें, है ना? ठीक है सर, धन्यवाद आपका सर। और इस प्रोग्राम को जो है वो संभव बनाया है वंदना भागड़ा जी ने, जो कीकली चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं इसको। तो मैं वंदना जी का बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ
कि आपकी वजह से ये जो है ये संभव हो पाया। और अभी ये किताब मिलेगी कहाँ पर है अभी? हाँ जी, नीचे किताब घर में मिल जाएगी। आज बंद होगा, आज बंद होगा शायद। सभी अतिथियों का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।